हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था जून पार्ट 1 के करंट अफेयर्स 2021 के। आज हम लोग करेंगे जून 2021 का पार्ट 2, जिसके साथ हमारे जितने भी जून में आए करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस या फिर कोई भी और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एनविजन मिशन टू वीनस। इस एक लाइन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, जैसे कि एक एनविजन नाम का मिशन भेजा गया है बाय द ESA, किसको स्टडी करने के लिए? वीनस को स्टडी करने के लिए। आई नहीं है? अगर आप एनविजन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस वी का जो मतलब है दैट इज दी वीनस। तो यहाँ पर आपको 3 फैक्ट्स मिलते हैं कि भाई कौन सा इस मिशन का नाम क्या है, किसको ये स्टडी करेगा और किसने ये भेजा है। साथ में एक और चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये सिर्फ ESA के द्वारा लेडेड मिशन है, ये इसको गाइड करेगा, हेड करेगा, बट देर आर सम कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम दी नासा एज वेल। तो आप ये कह सकते हो कि जो एनविजन मिशन है दैट इज लेड बाय ESA, बट सम कॉन्ट्रीब्यूशंस आर ऑल्सो फ्रॉम दी नासा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि भाई क्या ये भेजा जा चुका है या कब भेजा जाएगा। तो इसका जो टारगेट है ESA की तरफ से दैट इज 2030। कभी भी 2025 से लेकर 2030 तक 5 सालों में जब भी चीज़ें इसकी तैयार हो जाएंगी तब इसको लॉन्च किया जाएगा। बट अभी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, स्पेसिफिक ईयर नहीं है कि भाई ये वहाँ पर जाएगा, वीनस के द्वारा वीनस पर ऑर्बिट करेगा या लैंड करेगा। वो जो चीज़ें हैं वो भी सामने आनी बाकी हैं। बट हल्का सा ओवरव्यू है इस मिशन के बारे में जो आपको ध्यान होना चाहिए। और ये लॉन्च कैसे किया जाएगा? इट विल बी लॉन्च्ड बाय ऑन एन Ariane 6 रॉकेट। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट जिसके थ्रू ये जो सैटेलाइट्स हैं एनविजन मिशन की, जैसे कई सारे पेलोड्स होंगे ना, उसमें कई सारे पेलोड्स होंगे जो एक पेलोड फोटो खींचेगा, एक पेलोड उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, एक पेलोड देखेगा कि भाई उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, दिन में कितना है, रात में कितना है। तो ये सारे जो पेलोड्स हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए जाएंगे? ऑन दी Ariane 6 रॉकेट सिस्टम। एक तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। साथ में इट विल बी द ऑर्बिटल मिशन टुवर्ड्स द वीनस। ये लैंडर मिशन नहीं होगा जितना अभी तक ESA ने बताया है, क्योंकि जो वीनस है ना उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। इतना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है कि वहाँ पर एक जो मेटल्स हैं दे कैन मेल्ट ईजीली। तो इसीलिए वहाँ पर एक तरीके से लैंडर मिशन भेजना इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, बट इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़। बट ये जो एनविजन मिशन होगा दैट इज ओनली बी दी ऑर्बिटल मिशन, जो वीनस के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, फोटोज खींचेगा एंड अल्टीमेटली जो डेटा होगा दैट वुड रीसेंड टू अर्थ। एक तो ये चीज़। साथ में जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये मिशन भेजा क्यों जा रहा है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है टू स्टडी दी प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एंड सरफेस and trace gases in the atmosphere and analyze its surface composition। जो भी हम मिशन भेजते हैं किसी और प्लैनेट पर, सेम ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई उस प्लैनेट की जो रॉक सिस्टम है, जो सरफेस है, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, क्या वहाँ पर पहले से लाइफ पॉसिबल थी या फिर वाटर था या नहीं था। साथ में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, क्या वहाँ पर गैसेस ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से जो टेम्परेचर ऑफ वीनस है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। तो एटमॉस्फेयर को, सरफेस की कॉम्पोजिशन को, उसके पूरे ओवरऑल पूरी स्ट्रक्चर को, कि हाउ दैट प्लैनेट गेट इवॉल्व्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल फेजेस टू द रिसेंट फेजेस। तो ये सभी चीज़ें जो है दैट आर ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनविजन मिशन। तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव पता लग गया, इसका क्या काम है पता लग गया, किसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है और इसका नाम क्या है। एक तो ये चीज़। साथ में अगर हम कुछ चीज़ें वीनस के बारे में पढ़ें तो भाई वीनस इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमने पिछले महीनों वाले करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको बताया था कि भाई एक नासा का गोल्ड स्टोन
वहाँ पर टेलीस्कोप है कैलिफोर्निया वाली साइड, उसने काफ़ी पिछले 10 सालों में कई तरीके की जो रेडियो वेव्स हैं उनको रिलीज़ किया है, ट्रांसमिट किया है, और वो टकरा के जब वापस आई हैं वही रेडियो वेव्स, तो जिस चीज़ से वो टकरा कर आई हैं उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने साथ लेकर आती हैं। तो सेम उस तरीके से उन लोगों ने वीनस को भी स्टडी किया है बाय ट्रांसमिटिंग द रेडियो वेव्स टू वीनस एंड रिफ्लेक्ट बैक जो होकर आई हैं उनके स्टडी करने के बाद। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई वीनस जो है इट इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। एक तो आपको इसके बारे में ये फैक्ट ध्यान रखना है, साथ में इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। अर्थ ट्विन इसलिए नहीं बोलते कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या फिर इसका जो एटमॉस्फेयर है, स्ट्रक्चर है वो अर्थ के जैसा है, बट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है, जो साइज है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी अर्थ, सिमिलर है काफ़ी अर्थ के, तो ये अर्थ के ट्विन भी इसको बोला जाता है। साथ में अगर हम एक वीनस रोटेशन की बात करें कि भाई उसको अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, जैसे अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, वीनस को लगते हैं 243 अराउंड डेज, अराउंड 243 डेज, और इसकी जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन उसमें इसको लगते हैं 225 अर्थ डेज। देखने से क्या पता लग रहा है, जैसे हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का रोटेशन क्या है 24 आवर्स, और रेवोल्यूशन अराउंड द सन इट टेक्स 365 डेज। लेकिन वीनस के टाइम पर आप देखेंगे कि भाई जो इसका रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है दैट इज लेस देन द रोटेशन टाइम पीरियड। इतने में पूरा चक्कर लगा लेता है सन के, जितने में इसका अपनी एक्सिस पर रोटेशन नहीं हो पाता। तो एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि वीनस का जो रेवोल्यूशन पीरियड है दैट इज लेस देन इट्स रोटेशनल पीरियड, पहली चीज। साथ में जो हमने वो नासा वाला गोल्ड स्टोन, आई थिंक उसका यही नाम था, जो रेडियो वेव्स वाला था, गोल्ड स्टोन नाम से ही था, उसने ये भी बताया था कि जो वीनस है उसका जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 4360 माइल्स या फिर 7000 किलोमीटर। जैसे अर्थ की जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर, इसका जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 7000 किलोमीटर, मतलब रेडियस कितनी है 3000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। एक तो ये चीज इसने बताई। साथ में जो इसका कितनी एक्सिस पर ये टिल्टेड है, जैसे अर्थ जो है वो हमारी 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, जो वीनस की एक्सिस है दैट इज टिल्टेड एट अबाउट 2.64 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट सीधा है वीनस, बल्कि हल्का सा टिल्टेड है, थोड़ा सा 2.64 डिग्रीज। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं हमारे, they revolve counterclockwise, they revolve counterclockwise they rotate counterclockwise direction में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीनस और यूरेनस ऐसे दो प्लैनेट्स हैं which rotate around its axis in the clockwise direction, in the clockwise direction, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, और ये वाले जो है काउंटर क्लॉकवाइज दे आर वेस्ट टू ईस्ट। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं विच रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे साथ में वीनस के बारे में। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कि और कौन कौन से मिशंस हैं जो वीनस को स्टडी करने के लिए भेजे गए हैं। अभी रिसेंटली ही जो एक डाविंसी प्लस एंड वेरितास, ये नासा के दो मिशंस हैं जो वीनस को स्टडी करेंगे। इसको हम आगे आने वाले जो स्लाइड्स होंगी उनमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या है, किस चीज़ को स्टडी करेंगे वीनस पर जाकर। अगर और किसी की हम बात करें जो इससे पहले जो ESA ने अभी रिसेंटली जो एनविजन मिशन का प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है, ये उससे पहले एक और प्रोग्राम था ESA का जिसका नाम था वीनस एक्सप्रेस, जिसने अराउंड 9 ईयर्स तक वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी किया है। इट फोकस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड पॉइंटेड टू वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स ऑन द प्लैनेट्स सरफेस,
कि उसका जो सरफेस है प्लैनेट का, उसके नीचे किसी न किसी तरीके का जो मैग्माइड फॉर्म में कोई चीज़ प्रेजेंट है, उसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस वहाँ पर होते रहते हैं। ये हमें बताया इस वीनस एक्सप्रेस ने, जो कि किसका था, ईएसए का ही था। और कुछ और मिशंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नासा का मिशन था एक मैगेलन मिशन दैट स्टडीड वीनस फ्रॉम 1990 टू 1994। ये भी सबसे पहला मिशन था, एक वन ऑफ द अर्लियर मिशंस। एंड जो अभी एक और मिशन है जापान का, जो वीनस को स्टडी कर रहा है अभी रिसेंटली भी, जिसका नाम है अकात्सुकी मिशन है। ये भी वीनस को स्टडी कर रहा है, जापान द्वारा भेजा गया है बाय द जाक्सा, जापान स्पेस एजेंसी। तो हल्का सा ये भी ध्यान रख लेना कि भाई अभी तो चलो एनविजन मिशन जाना है, बट इससे पहले भी क्या कोई मिशन गया है, क्या उसने बताया है, ये हल्का सा आइडिया, ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ ये जो दा विंसी प्लस एंड वेरिटास है, इसको अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं हम थोड़ी सी देर में। चलो और देखें कि विद सच मिशंस साइंटिस्ट सीक टू एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि क्या क्वेश्चंस उनके दिमाग में हैं जो ये मिशंस भेजे जा रहे हैं, कि भाई इनको भेजेंगे तो अल्टीमेटली आंसर्स मिलेंगे हमें। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट हिस्ट्री डिड वीनस एक्सपीरियंस टू अराइव एट दिस स्टेट, कि ये स्टार्टिंग में कैसा प्लैनेट था, धीरे धीरे इसमें ऐसी चीज़ें इवॉल्व क्यों हुई। जैसे हम अर्थ के बारे में बोलते हैं कि अर्थ का जो पहला एटमॉस्फेयर था दैट कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है अर्थ का, जो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली गैसेस प्रेजेंट हुई हैं। तो मतलब कहने का ये है कि भाई किस तरीके से कोई भी जो प्लैनेट है दैट गेट इवॉल्व्ड इन इट्स हिस्ट्री, ये पता लगाएंगे। दूसरा, इज वीनस स्टिल जियोलॉजिकली एक्टिव, क्या अभी भी वोल्केनोस प्रेजेंट है वहां पर? पहले तो थे, क्योंकि जैसा हम लोगों को इसने बताया वीनस एक्सप्रेस मिशन ने। फिर हम पता लगाएंगे, कुड इट हैव वंस होस्टेड एन ओशन एंड इवन सस्टेन्ड लाइफ की पॉसिबिलिटी तो हर जगह ही ढूंढ रहे हैं हम लोग, चाहे वो मार्स हो, चाहे वीनस हो, चाहे कोई और एक्सोप्लैनेट्स हो आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड लास्ट, व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन जनरल एज वी डिस्कवर मोर अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स। कहने का ये मकसद है कि भाई किसी भी प्लैनेट पर अगर लाइफ पॉसिबल होती है तो वो स्टार्ट कैसे होती है, हाउ द लाइफ गेट्स इवॉल्व्ड। तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए हम लोगों ने वीनस पर ये मिशन भेजा है। और सिर्फ वीनस पर ही नहीं भेज रहे हैं हम जुपिटर पर जूनो मिशन भेज रहे हैं, हम डिफरेंट एस्ट्रॉइड्स पर मिशन भेज रहे हैं, हम डिफरेंट कॉमेट्स पर अपने मिशंस भेज रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई क्या लाइफ पॉसिबल है आउटसाइड द अर्थ भी, और अगर लाइफ पॉसिबल नहीं है तो क्या कम से कम वहाँ पर कोई ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम अर्थ पर लेकर आके यूज़ कर सकें, क्योंकि अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड जो रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर। तो फिर अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम कैसे पूरा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मिशंस भेजते हैं ऑन द डिफरेंट प्लेनेटरी, एस्ट्रॉइडल और कॉमेटल बॉडीज। तो ये था आपका कि भाई ईएसए का एनविजन मिशन क्या क्या करेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय द WHO। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई दिस इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट एंड दिस इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो रिपोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे और किसने पब्लिश करी है वो ध्यान रखेंगे। और अगर आप रिपोर्ट को हल्का सा ध्यान से और पढ़ो तो इसमें आपको ये पता लगेगा कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके बारे में है। जैसे चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स, कि भाई ऐसे कौन कौन सी डंप साइट्स हैं जहां पर डिजिटल इक्विपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो किस तरीके से चिल्ड्रन की हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसको अफेक्ट कर रहा है ना। तो नाम से ही हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई क्या ये रिपोर्ट है और इसके बारे में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें तो सिंपल, आप कोई भी मोबाइल यूज़ करते हो, कोई और कंप्यूटर है, CPU है, स्पीकर है,
आपने जब यूज़ कर लिए तब तक तो आपके घर पे वो थे, लेकिन जब आपके वो खराब हो गए हैं सारे, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया है, या तो उसको कहीं ऐसे फेंक दिया है, जो बैटरीज हैं उनको भी ऐसे ही फेंक दिया है डस्टबिन वगैरह में। तो इनकी जो प्रॉपर रेगुलेशन है वो नहीं हो पाती कि भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर हाउस होल्ड वेस्ट, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आपके जो नॉर्मल डंप साइट्स हैं वहीं पर ही ये लोग निकाल देते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है दैट इज द काइंड ऑफ एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, या फिर उनके कोई पार्ट्स, कोई भी लेड बैटरीज हैं, उस बैटरीज के अंदर वाले जो पुर्जे हैं वो भी आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एक तो ये चीज, साथ में ये जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, पता तो लग गया हमें कि व्हाट आर वी कॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इस रिपोर्ट ने ये बताया कि भाई मोर देन 18 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स वर्किंग एट ई वेस्ट डंप साइट्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर पोटेंशियली एट द रिस्क ऑफ सेवरल हेल्थ हजार्ड्स। और खास करके एक तो हमने ये बात कर ली कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो सेपरेट नहीं किया जाता फ्रॉम द अदर वेस्ट, लेकिन कहीं पर अगर ये रेगुलेशन है भी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर वेस्ट, तो भी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाले डंप साइट्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं दे कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स एंड एज वेल एज फीमेल्स। तो तीनों ही जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं ये वहां पर काम करते हैं, और इनके काम करने की वजह से इनको कई सारे जो हेल्थ हजार्ड्स हैं ये झेलने को मिलते हैं। और खास करके सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं, ज़्यादातर जो डंप साइट्स हैं जहाँ पर ये बच्चे काम करते हैं वो प्रेजेंट हैं आपकी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, क्योंकि एक तो दे आर काइंड ऑफ फ्री लेबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, जितने इनको पैसे दे दिए उतने में खुश हो जाते हैं, ना ये कोई ट्रेड यूनियन बना पाते हैं अपनी, ना इनमें कोई कम्युनिटल जो एक कम्युनिटी की कंसेंसस होती है वो भी डेवलप नहीं है कि भाई वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो इसीलिए ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे एडोलेसेंट्स को, फीमेल्स को रिक्रूट किया जाता है खास करके इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। और जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर रेगुलेशन भी ज़्यादा है कि भाई आप ऐसे बच्चों को यहाँ पर रिक्रूट कर ही नहीं सकते, अदरवाइज योर लाइसेंस गेट मतलब डिस्कार्डेड हो जाएगा वो। तो इसीलिए एक तो रिपोर्ट ने ये बताया हमें, साथ में इसने ये बताया कि भाई क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं इनको बनाया खास करके लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ही जाता है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर तो बेसिकली असेंबल होते हैं, बनते तो और डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, और क्योंकि यहीं पर बनते हैं तो कई न सही सारे जो वेस्ट हैं, जो फैक्ट्रीज में ही वेस्ट निकल रहा है, उसके वजह से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे कंट्रीज में बढ़ रहा है। एक तो ये इसने हमें बताया, और इसने हमें क्या बताया कि भाई क्योंकि चिल्ड्रन आर small and they have the small and dexterous hands, they are desirable to work in the electronic waste dump sites। एक रीजन बताया इस रिपोर्ट में। साथ में several women including expecting mothers and other also work in the dump sites, and the hazardous impacts of the working at such sites is also experienced by families and communities that resides in or around this e-waste dump sites। कि सिर्फ जो लोग यहाँ पर काम करते हैं सिर्फ उनकी हेल्थ को खतरा नहीं है, बल्कि इन डंप साइट्स के अराउंड जो रेजिडेंशियल हाउसेस बने हुए हैं उनको भी खतरा है। खास करके कैंसरस खतरे ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जैसे हम बैटरीज की बात करते हैं, बैटरीज में क्या है, बैटरीज में लेड है, कई सारों में मर्क्यूरी भी है। तो ये सारी क्या है, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैंसरस ग्रोथ ऑफ सेल्स देखी जा सकती हैं इन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और कई सारी मेटल्स हैं जो इनमें यूज होती हैं विच आर काइंड ऑफ हजार्ड टू आवर हेल्थ। तो ये जो रिपोर्ट है इसने बताया हमें कि भाई अल्टीमेटली जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर जो ई वेस्ट की डंप साइट्स हैं वहाँ पर बच्चे ज़्यादा अमाउंट में काम करते हैं, ज़्यादा नंबर में काम करते हैं। इसी वजह से जो ये कंट्रीज हैं यहाँ पर हेल्थ हजार्ड्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस होल रिपोर्ट। क्लियर है? तो क्रक्स हमें पता है बेसिकली, एंड अल्टीमेटली किसने रिलीज करी है, क्या नाम था, ये अपने काम की चीज थी। चलो नेक्स्ट हम करेंगे सी स्नॉट आउटब्रेक इन टर्की।
सी स्नॉट आउटब्रेक हुआ है बेसिकली टर्की के सी ऑफ मरमरा में। देखो दिस इज द टर्की, दिस इज सी ऑफ मरमरा। ये लिंक करता है आपके ब्लैक सी को एंड एजियन सी को। एजियन सी इज अ काइंड ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये सी ऑफ मरमरा है जो दोनों को अटैच करता है। इस सी ऑफ मरमरा में रिसेंटली सी स्नॉट देखा गया है। अब पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई सी स्नॉट होता क्या है। सी स्नॉट एक ऐसी चीज है जहां पर अगर आप ये साइट देखें तो ये आपको जो ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है, दिस इज द ब्लू वाला इज वाटर, ये है आपका एल्गल ब्लूम। कई सारी अमाउंट ऑफ एल्गी यहां पर जनरेट हो गई है। दिस इज द एल्गी, काई जिसको हम बोलते हैं। एल्गी इज ए ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है। तो एक ऐसी एल्गल ब्लूम की ग्रोथ किसी भी एरिया में हो जाने को हम बोलते हैं सी स्नॉट। और खास करके जब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेक में नहीं, रिवर में नहीं, बल्कि जो सी है वहाँ पर जनरेट होती है। तो इसका जो रीज़न है दैट इज़ दी रीज़न नहीं, जो एक ये है कि भाई क्या है ये चीज़, व्हाट इट इज़, दैट इट इज़ दी एल्गल ग्रोथ इन सी। बट अब क्वेश्चन ये है कि भाई एल्गल ग्रोथ होती क्यों है। देखो एल्गी को अपना काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दे नीड द न्यूट्रिएंट्स। दे नीड द न्यूट्रिएंट्स, खास करके जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं। और किसी भी लेक में या सी वाटर में अगर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर मोर इन नंबर, इसका मतलब दे आर काइंड ऑफ मोर न्यूट्रिएंट रिच वाटर। और इन न्यूट्रिएंट के प्रेजेंट होने की वजह से जो एल्गी है वो ज़्यादा अमाउंट में बनती रहती है, रिप्रोड्यूस करती रहती है, एंड अल्टीमेटली एक ऐसा सी स्नॉट टाइप का जो एक फिनोमिना है ये कॉज करती है। इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा यूट्रोफिकेशन व्हेन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर वेरी वेरी हाई। अगर ये बहुत ज्यादा कम होते तो इसको हम क्या बोलते? दिस वुड बी कॉल्ड ओलिगोट्रॉफिक, जहां पर लेस नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, है ना। तो ये यूट्रोफिकेशन भी है जहां पर मोर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, खास करके नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बार बार मैं कह रही नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्योंकि यही मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं इस सी स्नॉट के लिए। तो ये रिसेंटली अभी सी ऑफ मरमरा में देखा गया है जो कि ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है। साथ में अगर हम हल्का सा और बारे में इसके पढ़ें तो इट इज अ स्लिमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज which can cause considerable damage to the marine ecosystem। अभी जो एल्गी है बेसिकली दैट ब्लॉक्स द सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू वाटर, और जो अल्टीमेटली मरीन इकोसिस्टम में कोई भी बायोडाइवर्सिटी रहती है, सनलाइट के बिना वो जीवित नहीं रह पाएगी। तो अल्टीमेटली जो मरीन इकोसिस्टम है, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना है, उसकी वजह से भी मतलब वो भी जो है अल्टीमेटली डैमेज होती है। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया कि भाई सी स्नॉट है क्या। एल्गल ब्लूम है एक तरीके का। इट फॉर्म्ड व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड विद न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट ज्यादा आ गए, एल्गी बन गई ज्यादातर, और उस फिनोमेना को हम लोगों ने क्या बोल दिया? सी स्नॉट। और अगर हम देखें कि भाई ये न्यूट्रिएंट्स आए कहाँ से हैं ज्यादातर, तो इस एरिया में जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे हैपन बिकॉज ऑफ वार्म वेदर कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। एक तो जितना ज्यादा वाटर हल्का सा वार्म होगा ना, दैट इज मोर सुटेबल फॉर द एल्गी टू ग्रो। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी का टेम्परेचर है वो भी राइज हो रहा है, इसीलिए एल्गी की ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है। दूसरा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में जितने ज्यादा आप मान लो कि एग्रीकल्चर रन ऑफ है, एग्रीकल्चर में अब जब आप सॉइल की बात करते हैं, सॉइल हैज द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एज वेल। तो जो पानी एग्रीकल्चरल फील्ड से निकलकर किसी भी रिवर में या रिवर के थ्रू सी में गया है, उसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस होगा। तो अल्टीमेटली वहां पर क्या है? दैट इज अ काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन थ्रू द एग्रीकल्चरल रन ऑफ। इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी हो सकता है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सी, जो आपका हाउस होल्ड वेस्ट है उसमें भी नाइट्रोजन की अमाउंट है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ज्यादा होने की वजह से एल्गल ब्लूम है, जिसको हम लोगों ने सी स्नॉट का फिनोमेना बोला है।
क्लियर है? तो न्यूज़ में क्यों था कि भाई ये कहाँ पर हुआ है रिसेंटली, और आपको इसका रीज़न पता लग गया है। चलो, अगर हम देखें इसके इम्पैक्ट्स कौन कौन से होंगे, इम्पैक्ट दैट वुड बी अ थ्रेट टू अ मरीन इकोसिस्टम, ओके, ये हमने पढ़ लिया। इफ अनचेक्ड दिस कैन कोलैप्स टू दी बॉटम, अगर एल्गी नॉर्मल सरफेस पे ही है तो या तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर रही है, साथ में अगर इसको हम लोगों ने वहाँ से साफ नहीं किया तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये बॉटम पर भी डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, और जब ये बॉटम पर डिपॉजिट होगी तो इट विल कवर द सी फ्लोर कॉजिंग मेजर डैमेज टू मरीन अदर लाइफ्स। तो जब ये नीचे की तरफ बैठ रही है तो फिर अल्टीमेटली जो बाकी बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा है, जो प्लांट्स हैं, उनको भी काफ़ी डैमेज पहुंचाएगी। तो ये भी एक इम्पैक्ट है इसका। एंड इट कुड एंड अप पॉइजनिंग ऑल एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग फिशेज, ऑयस्टर्स। तो एक टॉक्सिसिटी बढ़ा रही है जो एक सी वाटर में। साथ में इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन, क्योंकि अब अल्टीमेटली जब तक ये साफ नहीं हो जाते डंपिंग साइट्स तो अल्टीमेटली ये लोग नहीं जा सकते फिशिंग करने के लिए, तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो इनकी हैं दैट ऑल्सो गेट अफेक्टेड। एंड लास्ट, इट कैन ऑल्सो कॉज एन आउटब्रेक ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज सच एज कॉलेरा इन सिटीज लाइक इस्तांबुल। मतलब टर्की की हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली कुछ ऐसा फिनोमिना अगर होता है तो उसके रिगार्डिंग जो डिजीजेज हैं वाटर बॉर्न वाली, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली देन अगेन दी हेल्थ हजार्ड्स टू दी ह्यूमन लाइफ। तो ये सी स्नॉट आपका ह्यूमन लाइफ के लिए, फिशरमैन की लाइवलीहुड के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फौना है, जू प्लैंक्टॉन्स हैं चाहे फाइटो प्लैंक्टॉन्स हैं, तो अल्टीमेटली सबके लिए ही ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अपने साथ लेकर आई है। क्लियर है? तो ये फिनोमिना है, ये इसके कॉजेज हैं और ये इसके इम्पैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट हम करेंगे एंटी हेल गन टेस्ट बाय हिमाचल प्रदेश। नाम से क्लियर है, एंटी हेल गन। हेल क्या होते हैं आपके? ओले, जो ओलावृष्टि होती है ना बारिश के टाइम पे, जो वो गोले गोले से आते हैं। तो एंटी हेल गन डेवलप की गई है बाय द हिमाचल प्रदेश। क्योंकि देखो, कभी भी अगर हम किसी एग्रीकल्चरल फील्ड की बात कर रहे हैं या आपने क्रॉप लगाई हुई है, यहाँ पर नॉर्मल बारिश हो जाए तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आपकी ओले वाली बारिश हो जाए तो जितनी भी आपकी क्रॉप होती है दैट गेट डैमेज्ड। तो अल्टीमेटली इस चीज को रोकने के लिए, और खास करके जो हेलस्टॉर्म वाली बारिश है दैट इज बीन सीन इन दी एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, और क्योंकि बहुत डिफिकल्टी से वहाँ पर टेरेस फार्मिंग वगैरह होती है, और अल्टीमेटली जब उस पर भी ओलावृष्टि हो जाएगी तो उनका जो लाइवलीहुड का स्टेटस है दैट वुड गेट डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एंटी हेल गन को एक तरीके से प्रोड्यूस किया गया है जो कि हेल्स की फॉर्मेशन से बचाएगा। कैसे काम करेगा अभी देखते हैं। अब पहले आप ये देख लो कि एंटी हेल गन जो है वो दिखती कैसी है। देखो, दिस इज द काइंड ऑफ एंटी हेल गन। सिंपल नॉर्मल पिस्टल वाली गन नहीं है, ये एक ऐसी गन है, काफ़ी एक नैरो स्पेस का एक टावर टाइप सा है, जिसमें से क्या निकलेगा, द शॉक वेव्स वुड बी जनरेटेड, है ना। अगर मैं हेल स्टॉर्म के बनने की बात करूं कि हाउ हेल स्टॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं दे आर मेजरली फॉर्म्ड इन दी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। आपको पता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक क्लाउड्स होते हैं, वर्टिकल क्लाउड्स जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। जो लाइटनिंग वगैरह आप देखते हैं कि भाई बिजली कड़क रही है, ये भी इन्हीं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के साथ ही अटैच्ड फिनोमिना है। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कई सारे जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में होता क्या है नॉर्मली कि जो वाटर लिक्विड है दैट इज प्रेजेंट, वाटर ड्रॉप्स आर प्रेजेंट, लेकिन क्योंकि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इतने ज़्यादा वर्टिकली हाई होते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता है अपना, इतना हमें पता है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसीलिए हम जैसे इनमें ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर बहुत रिड्यूस हो रहा है, और अल्टीमेटली जो वाटर ड्रॉप्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गई। आपके जो हेल्स हैं वो क्या है, आइस क्रिस्टल्स ही तो हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो हैं। तो क्योंकि इनका हाइट बहुत ज़्यादा है इसीलिए द वाटर ड्रॉप्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आइसी क्रिस्टल्स।
और जब ये बादल बारिश करता है तो अल्टीमेटली दे गेट डाउन ऑन द अर्थ एज द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म्स। तो इसीलिए ये डैमेज कॉज करते हैं टू द क्रॉप्स। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये आइस क्रिस्टल्स होने से बचाने हैं विद इन दिस क्लाउड। तो अपनी जो एंटी हेल गन है वहां से हम क्या रिलीज करेंगे, विल रिलीज शॉक वेव्स अंडर दीज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। और इन शॉक वेव से क्या होगा, ये जो आइसी क्रिस्टल्स होंगे ये नहीं बन पाएंगे बिकॉज इट वुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये अपने को क्लियर है। तो हेल्स बनते कैसे हैं, ये एंटी हेल गन करेगा क्या, किस सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये आपको कंसेप्ट हल्के से पता होने चाहिए। साथ में एक और फिनोमेना ये भी अटैच्ड है इसके साथ में कि कई बार क्या होता है ना, जब बारिश होती है तो कई बार एक ऐसी हवा चलती है विच गोज फ्रॉम सरफेस टू दी वर्टिकल। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हवा चलती है फ्रॉम सरफेस टू दी वर्टिकल एरियाज। तो जैसे ही ये आइसी क्रिस्टल्स बनते हैं इस क्लाउड्स में तो अल्टीमेटली ये भारी हो जाते हैं। तो भारी हो जाते हैं तो ये नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं। अभी तक बारिश नहीं हुई है लेकिन इनका मास बढ़ गया है तो ये नीचे की तरफ आने शुरू हो गए। बट क्योंकि ये हवा बहुत तेज चल रही है तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे ही दोबारा इनको ये ऊपर भेज दे रही है। जब ये दोबारा ऊपर भेज रही है तो इसके अराउंड और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो अटैच हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो छोटा सा ओला था वो अल्टीमेटली वो बड़े ओले में कन्वर्ट हो गया। जो छोटे ओले होते हैं उसको हम बोलते हैं स्लीट और जो बड़े ओले होते हैं उनको हम बोलते हैं हेल्स। तो बिकॉज ऑफ दिस अपड्राफ्ट ऑफ एयर द साइज ऑफ दिस हेल गेट इंक्रीज्ड और इसीलिए बहुत बड़े बड़े साइज के जो ओले वाली बारिश है वो हमें एक्सपीरियंस होती है इन दी माउंटेनियस एरियाज खास करके। तो ये फिनोमेना आपको ध्यान रखना है कि हाउ दी आइसी क्रिस्टल्स और द हेल्स गेट्स फॉर्म्ड। क्लियर है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे और साथ में इसके आपने फोटो देख लिए कि भाई किस तरीके का ये दिखता है और इसका रीजन क्या है इसको बनाने का। तो ये आपकी पूरी की पूरी ना, अगर हम देखें कि ये जो गन है ये बेसिकली फायर क्या करती है, दैट फायर मतलब शॉक वेव जनरेट करती है इनटू द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। बट कैसे करेगी, दैट फीड एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई एंटी हेल गन में से कौन सी गैस आप रिलीज करवा रहे हैं। तो दैट नेम ऑफ द गैस इज एसिटाइलिन गैस एंड एयर इनटू इट्स लोअर चैम्बर विच रिलीजेज अ शॉक वेव, द वेव्स विच ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड जस्ट लाइक अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। तो ये गैस कौन सी रिलीज हो रही है, उसकी वजह से शॉक वेव्स जनरेट हो रही हैं अंडर दिस क्लाउड का लोअर चैम्बर जो कि ऊपर तक जाएंगी एंड अल्टीमेटली जो हेल की फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी। और जब हेल की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है तो हेल स्टॉर्म वाली बारिश भी नहीं आएगी और अगर वो बारिश नहीं आएगी तो जो क्रॉप है दैट वुड ऑल्सो नॉट गेट डैमेज्ड। ये आपको ध्यान रखना है। इस गैस का नाम आप पक्की तरीके से ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस। 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस की गई है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन है एज अ गैस इट इज मैक्सिमम 78% ऑफ द पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर। लेकिन जो नाइट्रोजन है दैट ऑल्सो एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड्स, क्योंकि दैट एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ज़्यादा होने की वजह से जो एल्गल ब्लूम है वो क्रिएट होता है इनटू दी वाटर्स, चाहे वो लेक हो चाहे वो सी हो। तो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन। और साथ में अगर जो पीने वाला पानी है अगर उसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस ज़्यादा हो या फिर जो सॉइल है, जैसे हम सॉइल में बोलते हैं ना कि सॉइल में NPK रेशो शुड बी 4:2:1, दिस शुड बी द आइडियल रेशो। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब जैसे हम मान क्या लेते हैं, अगर फैक्ट आपको बताऊं मैं कि जो इंडियन सॉइल्स हैं उनमें जो NPK की रेशो है आइडियल ये होनी चाहिए, दैट इज डिजायरेबल, बट नाउ दे आर 18:6
18:6.3:1। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो आपका नाइट्रोजन है दैट इज प्रेजेंट अंडर द सॉइल ऑफ द इंडियन सरफेसेस। तो इसी वजह से भी क्या है, नाइट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन दी सॉइल, इसीलिए जो प्लांट ग्रो होता है वहां पर उसमें भी नाइट्रोजन जाता है, और वो नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है व्हेन वी ईट दैट क्रॉप, एंड अल्टीमेटली बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होने की वजह से वी कैन हैव द डिजीज लाइक ब्लू बेबी सिंड्रोम, लाइक द ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस तरीके की जो डिजीज है, इसमें क्या होता है ना, नॉर्मली आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये काइंड ऑफ ब्लड डिसऑर्डर है एक तरीके का। तो इसीलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम की वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से, यूट्रोफिकेशन के कॉज की वजह से नाइट्रोजन एक्ट्स एज ए पॉल्यूटेंट। यूट्रोफिकेशन से क्या हो रहा है, मरीन लाइफ को हैम्पर हो रही है, अफेक्ट पहुंच रहा है नेगेटिवली। इससे क्या है, आपके ह्यूमन हेल्थ को, फूड सिक्योरिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट पहुंच रहा है। यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरनमेंट को भी नेगेटिवली कॉन्सिक्वेंस झेलने को मिल रहे हैं। तो जब सब चीज़ों के लिए नेगेटिवली कॉन्सिक्वेंस हैं, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन को ट्रीट करते हैं एज दी पोल्यूटेंट। और ये जो आपकी 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस है, ये इसी का नतीजा है कि भाई ये लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके से नाइट्रोजन एज अ पोल्यूटेंट को कम किया जा सके, ताकि यूट्रोफिकेशन, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे ये कम से कम प्रेजेंट हो। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि भाई क्या कंसेप्ट है इस कॉन्फ्रेंस के पीछे। अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो that was set up in 2003 under the sponsorship of SCOPE, Scientific Committee on Problems of the Environment, and IGBP, International Geosphere Biosphere Program। क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस है दैट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ UNEP मेंबर्स, तो वो UNEP का नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट कंसेप्ट्स इसके पता होने चाहिए आपको कि व्हाई नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज ए पॉल्यूटेंट। तो ये IGBP एंड स्कोप आप ध्यान रखेंगे बिफोर स्टडिंग दिस रिपोर्ट। इट इज अ ट्राइलिनियल इवेंट, मतलब 3 साल में एक बार ये मीटिंग होती है कि भाई किस तरीके से हम लोग रोके कि हमें नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो कम करनी है इनटू दी सॉइल, इनटू दी वाटर एंड एज अ ग्रीन हाउस गैस इन दी एटमॉस्फेयर। ये लोग डिस्कस करते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ें हम करें कि भाई जो रिएक्टिव नाइट्रोजन है हमारी उसको हम लोग कम कर सके। कुछ आइडियाज़ बताओ, कुछ नई इनोवेशंस करो, कुछ डिस्कवरीज करो एंड एक्सेट्रा। तो ये सब सारी बातें डिस्कस करते हैं ये लोग। जैसे कि हम लोगों ने देखा कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी हमने डिस्कस किया। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आपको पता है किस तरीके से अल्टीमेटली सॉइल की हेल्थ को खराब करते हैं। द रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज एसेंशियली अ ग्रीन हाउस गैस, तो हेंस इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एक्वाटिक एंड एटमॉस्फेयर, सभी के लिए। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है बिफोर स्टडिंग दिस ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस। और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है? ये 8th कॉन्फ्रेंस है। हल्के से फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई क्या ट्राइलिनियल इवेंट है, क्या ये हर साल होता है, क्या ये 2 साल में एक बार होता है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहे ना, ताकि आपको कंसेप्ट भी पता हो और फैक्ट्स भी पता हो, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वी आर एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट हम करेंगे CHIME टेलीस्कोप यील्ड्स अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स। पहली बात तो ये जो चाइम रिजल्ट है, चाइम टेलीस्कोप है, ये है क्या और ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है कि भाई इसने अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स देखे हैं। ऐसा भी क्या देख लिया इसने, तो इसने देखा क्या है, उससे पहले ये देखते हैं कि भाई ये है क्या एक्चुअली। इट इज़ अ लार्ज स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप। कहाँ पर सिचुएटेड है? इन कैनेडा, इन ब्रिटिश कोलंबिया कैनेडा। और ये क्योंकि जियो स्टेशनरी है तो ये जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे ये भी घूम रहा है, तो इसीलिए द टेलीस्कोप रिसीव्स रेडियो सिग्नल्स ईच डे फ्रॉम हाफ ऑफ द स्काई एज द अर्थ रोटेट्स। तो ये कहने का मतलब है कि इट रिसीव्स द रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स मतलब रेडियो वेव्स,
जैसे हमने बात करी कि कई सारे जो प्लैनेट्स हैं, कई सारी जो आपकी सेलेशियल बॉडीज़ हैं, दे रिलीज सम काइंड ऑफ वेव्स, तो वो रेडियो वेव्स भी रिलीज कर रही हैं। तो इसी वजह से जो रेडियो वेव्स जहाँ से वो आ रही है, इट हैज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट बॉडी। तो अगर हम लोगों ने रेडियो वेव्स को स्टडी कर लिया, इसका मतलब हम लोगों ने उस बॉडी को स्टडी कर लिया जहाँ से वो निकल रही थी। तो इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसने अभी रिसेंटली ना एक पूरा जो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट्स इन दी टेलीस्कोप्स फर्स्ट FRB कैटलॉग में असेंबल किया है। मतलब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट का एक जो रेडियो बर्स्ट है वो देखा है कि भाई एकदम से बहुत तेज़ी से रेडियो वेव्स आई और अल्टीमेटली एकदम से गायब हो गई। इनको बोलते रेडियो बर्स्ट्स, जिनका ओरिजिन नहीं पता हमें कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई स्टार कोलैप्स हुआ है, ये सब हमें नहीं पता अभी। बट इस टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई क्या एक्चुअली रेडियो बर्स्ट नाम का जो फिनोमिना हम लोग पहले सोचा करते थे, क्या वो एक्चुअली होता है कि नहीं होता है। तो इसने हमें बताया कि भाई हाँ एक्चुअली ऐसा ही होता है, बट रीज़न नहीं बता पा रहा अभी ये। बट क्या पता आगे आने वाले टाइम में रीज़न भी ये बता दे हमें, है ना। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी चीज़ें ऐड करती चली जानी है। तो ये क्या करता है, इट रिसीव्स द रेडियो सिग्नल्स हर जगह से एंड इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स एंड ऑब्जर्व्स हाफ ऑफ द स्काई ईच डे एज द अर्थ टर्न्स। अर्थ की रोटेशन के साथ में ही घूमता रहता है, तो जितना भी एरिया अर्थ का डे लाइट वाला होता है उसी को ये स्टडी करता है। एक तो ये चीज़। और ये अगर हम बोलें कि भाई क्या ये चाइम टेलीस्कोप नासा का है, ESA का है, जापान का है, किसका है ये? It is the collaboration between the University of British Columbia, McGill University, the University of Toronto and the Canadian National Research Council Dominion Radio Astrophysical Observatory। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आपको बस हल्का सा ये ध्यान रखना है कि जो चाइम टेलीस्कोप है ये किसी बड़ी स्पेस एजेंसी का नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन है ये। क्योंकि मे बी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके छोटे मोटे एग्जाम्स में कि भाई ये किसके द्वारा कोलैबोरेटेड टेलीस्कोप है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। बट हल्का सा आपको अगर ये आइडिया होगा ना कि भाई ये बहुत बड़ी एजेंसीज का कोई पार्ट नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी दी होंगी उसने वो ठीक ही दी होंगी। क्लियर है? तो ये किसी बड़ी एजेंसी का पार्ट नहीं है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस ये फास्ट रेडियो बर्स्ट की बात करें तो दे आर ऑर्डरली ब्राइट फ्लैशेज ऑफ लाइट। एकदम से जो रेडियो वेव्स के साथ अटैच्ड लाइट है वो एकदम से जनरेट होती है, एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड वेरी हाईली इंटेंसिफाइड रेडियो बर्स्ट्स, जिनकी एक टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और एकदम से ही ख़त्म हो जाती है। तो ये रिसेंटली अभी काफ़ी देखे गए हैं बाय दिस चाइम टेलीस्कोप, दैट इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़। देयर ओरिजिन्स आर अननोन एंड देयर अपीयरेंसेस इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। कब हो जाए, क्यों हो जाए, किसी को नहीं पता। बट जब भी ये होते हैं तो इनको हम लोगों ने रिकॉर्ड या ऑब्जर्व करने के लिए कई सारे टेलीस्कोप्स, कई सारी ऑब्जर्वेटरीज भी लगा रखी हैं इनटू द स्पेस और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल। तो ये आपका जो चाइम टेलीस्कोप है ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखें तो दैट इज कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट है। तो ये हाइड्रोजन इंटेंसिटी को मैप करने के लिए, बट अल्टीमेटली रेडियो वेव्स भी ये मैप करता रहता है बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ, आप कह लो कि पेलोड्स टाइप, कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इसमें अटैच्ड है। तो इसकी फुल फॉर्म कहाँ पर सिचुएटेड है, क्यों न्यूज़ में था, फास्ट रेडियो बर्स्ट को इसने काफ़ी ज़्यादा देखा है अमाउंट में, और वो फास्ट रेडियो बर्स्ट होते क्या हैं और क्या उनका सिग्निफिकेंस या फिनोमिनल हिस्ट्री है, ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस करंट अफेयर्स। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे लीगलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन इन एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर एक ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को एज अ करेंसी अडॉप्ट करने का फैसला लिया है। अगर हम एल सल्वाडोर की बात करें तो दैट इज अ लैटिन कंट्री। अगर आप एटलस में इसको मार्क करें, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में ही रही है, एटलस में मार्क करके देखना है इसको। अगर आपको यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, बीच में ये
पूरा का पूरा एरिया मिलेगा जिसको हम बोलते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज नॉर्मली, जिसमें एल सल्वाडोर, पनामा, होंडुरस, ग्वाटेमाला, ये सारी कंट्रीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखना कि एल सल्वाडोर किस एरिया में प्रेजेंट है, इसके साथ कौन सा ओशन टच होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, दैट इज दी होमवर्क फॉर दी एटलस। तो न्यूज में क्यों था अपने को पता लग गया, होमवर्क आपको पता लग गया। साथ में अगर हम देखें ना कि इट इज अ स्मॉल कोस्टल कंट्री जिसने पहली बार बिटकॉइन को लीगलाइज किया है। उससे पहले क्या था, डॉलर्स इसकी एक करेंसी थी, इसकी खुद की कोई लोकल करेंसी नहीं है, जैसे इंडिया की रुपी है। तो जैसे जैसे यूएसए का जो डॉलर है वो चेंज होता है, वैसे वैसे ये भी इसकी पूरी इकॉनमी चेंज होती है। तो इसीलिए दे आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट अपॉन द यूएसए का फेडरल रिजर्व टू चेंज द इंटरेस्ट रेट्स और नॉट। तो इसीलिए अपने आप को सेल्फ एफिशिएंट करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द बिटकॉइन एज द लीगल करेंसी। क्योंकि इंडिया में तो खुद की करेंसी है, हमारे पास खुद का सेंट्रल बैंक है। अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व कुछ चेंज करता भी इंटरेस्ट रेट्स में, तो हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं ताकि रुपये की वैल्यू काफ़ी कम ना हो हमारी। बट ये ऐसा नहीं कर सकता था, तो इसीलिए इसने अपनी नई करेंसी लेकर आई है बिटकॉइन। आपको बात बस याद इतना रखना है कि भाई कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज किया है एज अ करेंसी। बाकी और कई सारी भी कंट्रीज हैं जो डिफरेंट डिजिटल करेंसीज को यूज करती हैं, बट वो बिटकॉइंस नहीं है, उनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन इज द लीगल करेंसी फॉर द एल सल्वाडोर। चलो नेक्स्ट आपका 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स एंटर द स्पेस स्टेशन। एक स्पेस स्टेशन है चाइना का जो हम लोगों ने पहले भी किया है, टियांगोंग 1 एंड टियांगोंग 2, जो कि आपके ट्रायल स्पेस स्टेशंस थे। अभी उसी पर काम चल रहा है काफी ज्यादा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से जो कोर मॉड्यूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है इस तियांगोंग मिशन का, दैट इज दी तियानहे। तियानहे इज द कोर मॉड्यूल ऑफ द स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना। अभी रिसेंटली कई सारे नहीं, सिर्फ 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि दे सैट इन द शेंजाओ 12 मैन्ड स्पेसशिप। इस स्पेसशिप में बैठकर ये लोग गए एंड अल्टीमेटली दे हैव सक्सेसफुली डॉक्ड विद चाइनाज स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल तिहाने एंड एंटर्ड द ऑर्बिटल कैप्सूल। जैसे कि जो स्पेस स्टेशन होते हैं ना, क्या होते हैं वो कि नॉर्मली आपका अर्थ है, अर्थ के अराउंड ही रोटेट कर रहे हैं वो, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये कोई भी मान लेते हैं हम लोग ये स्पेस स्टेशन है ना, कई सारी इसमें ये सैटेलाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, अंदर रहने के लिए जगहें बनी हुई हैं जहाँ पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट हल्का सा थोड़ा सा कम है। तो ये ऐसे ऐसे अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं और अराउंड 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये है। मतलब अर्थ के सरफेस से अगर हम 400 किलोमीटर ऊपर तक जाएं तो ऐसे ऐसे ये अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस स्टेशंस। अभी जो रिसेंटली नहीं, बहुत पहले से ही एक आपका ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि 1998 से अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अबाउट दिस हाइट, इस हाइट तक ये घूम रहा है अर्थ पर। ये आपको दिख भी जाएगा कई बार स्पेस में, इफ़ यू हैव द टेलीस्कोप की अगर आपको फैसिलिटीज़ हैं तो आप इसको देख सकते हैं। एक तो ये चीज़। अगर मैं इस करंट अफेयर की बात करूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली जो कोर मॉड्यूल तिहाने है उसके साथ एक और अटैच्ड इंस्ट्रूमेंट हो गया है जिसका नाम है आपका शॉन्जे 12, दैट इज द मैन्ड स्पेसशिप। ये डॉक्ड का मतलब है उसके साथ जाकर अटैच हो जाना। जैसे कि आपने कई सारी मूवीज में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा होगा कि लोग स्पेस में कैसे रहते हैं, तो कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारी जगहें होती हैं उस पूरे के पूरे एरिया में। अब ये तो है नहीं कि वो इकट्ठे भेज रहे हैं सब कुछ, इकट्ठे भेजेंगे तो बहुत बड़ा ज़्यादा मास में वो चीज़ है, इकट्ठे एक सैटेलाइट में कैसे भेजेंगे उनको। इसीलिए ना धीरे धीरे करके पार्ट्स में भेजते हैं उनको कि भाई अभी ये कंपार्टमेंट चला गया, फिर ये कंपार्टमेंट चला गया। तो अल्टीमेट जो डॉकिंग है वह स्पेस में जाकर होती है कि भाई एक ऐसा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ऐसा कोई और एक इंस्ट्रूमेंट भेजा अभी रिसेंटली कुछ 2-3 महीने बाद, वो जाकर इसके साथ ऐसे अटैच्ड हो गया और वो एक कंपोनेंट बन गया, इसके साथ ये बिल्कुल जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं डॉकिंग।
तो वैसे ही ये स्पेस फ्लाइट जो है ये भी तिहाने कोर मॉड्यूल के साथ जाकर चिपक गई है, उसका एक पार्ट बन चुकी है। तो इस कोर मॉड्यूल का नाम क्या है, ये स्पेस स्टेशन किसका है, और अल्टीमेटली इस स्पेसशिप का नाम क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो चाइना है दैट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन नियरली फॉर द 10 ईयर्स। अभी रिसेंटली ये डेवलप तो कर ही रहा है, तो इसका ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है वो 10 या 15 साल तक काम करेगा। उसका नाम भी हमें पता है कौन सा है, टियांगोंग। द नेम ऑफ दिस स्पेस स्टेशन इज टियांगोंग। चलो अगर हम देखें कि अदर स्पेस स्टेशन, इसके अलावा सिर्फ एक स्पेस स्टेशन है जो हमें पता है, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये किसका है, दैट इज द जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ यूएसए, रशिया, यूरोप वाली ईएसए एजेंसी, जापान एंड कनाडा। इसमें चाइना पार्ट नहीं है, इसीलिए चाइना को लगता है कि आई शुड हैव माई ओन स्पेस स्टेशन अगेंस्ट दिस आईएसएस, है ना। तो ये एक तो ये ध्यान रखेंगे कि चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ आईएसएस, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ आईएसएस। इंडिया भी चाह रहा है कि भाई मेरे पास भी अपना स्पेस स्टेशन हो, बट ये आगे आने वाले फ्यूचर की बात है, बट इंडिया इस पर काम कर रहा है अभी भी, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जो आईएसएस है दैट सर्कल्स द अर्थ इन रफली 93 मिनट्स कंप्लीटिंग 15.5 ऑर्बिट्स पर डे। मतलब अर्थ के अराउंड ये जो आईएसएस है वो 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और ये पूरे दिन में ऐसे ऐसे 15 चक्कर पूरे कर लेता है अराउंड दी अर्थ। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है ये। ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा, अगर हम ये अर्थ की बात करें, एक सैटेलाइट यहाँ पर है, एक सैटेलाइट बहुत दूर है अर्थ के ऐसे एटमॉस्फेयर से, तो जो स्पीड होगी, जो सैटेलाइट यहाँ पर होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट। क्यों? बिकॉज जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इसको खींच रही है अपनी तरफ, और इस ग्रेविटी से बचने के लिए इसको बहुत तेजी से घूमना पड़ता है ताकि ये अर्थ की तरफ ऐसे चला ना जाए, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा कि जो आईएसएस की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 90 मिनट के अराउंड में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है अराउंड दी अर्थ। बट इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ आईएसएस, चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ आईएसएस, दैट इज वाई दे आर डेवलपिंग देयर ओन स्पेस स्टेशंस। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम भी न्यूज में है। इसका नाम किस पर पड़ा है? द नेम ऑफ एलन शेफर्ड, द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द स्पेस ऑफ यूएसए। यूएसए का पहला पर्सन है जो स्पेस में एंटर किया था, तो उसी के नाम पर ये न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बाय द कंपनी ब्लू ओरिजिन। और ये ब्लू ओरिजिन कंपनी है किसकी? इट इज ऑफ द अमेजॉन। अमेजॉन का जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये उनकी स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जिसने अभी ये रिसेंटली रॉकेट सिस्टम बनाया है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने पहली बार ये जो है ऑनलाइन ऑक्शन को कंक्लूड किया है कि भाई जो 20 जुलाई को एक पहली जो ह्यूमन फ्लाइट होने वाली है थ्रू दिस रॉकेट, उसमें जो है जेफ बेजोस के जो ब्रदर्स हैं, बेसिकली दोनों जो भाई हैं, उनके साथ कौन सा पर्सन जाएगा, उसके लिए ऑक्शंस बेसिकली इन लोगों ने किए थे। तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था। कौन जीता कौन हारा ये अपने काम की चीज़ नहीं है, बट अपने लिए पेपर पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये कंपनी किसकी है और इसका नाम क्यों पड़ा है, और साथ में ये क्या चीज़ है। ये एक ऐसा रॉकेट है जो ह्यूमंस को स्पेस में लेकर जाएगा और दोबारा वापस लेकर आएगा ऑन दी अर्थ। तो ये सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ है कि दैट इज फुल्ली रीयूजेबल। ठीक है, चलो। The system is built by Blue Origin. It is a rocket system meant to take tourists to space successfully. Space में लेकर जाने के लिए है। It offers flight to space over 100 kilometer above the Earth and accommodation for payloads. मतलब वो 100 किलोमीटर के ऊपर जाएगा अर्थ के, स्पेस में रहेगा, उसके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, ये सब कुछ भी इनके द्वारा ऑफर किया जा रहा है। इट इज़ फुल्ली रीयूजेबल वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग स्पेस व्हीकल।
वर्टिकली ये लिफ्ट भी हो सकता है, वर्टिकली ये नीचे भी आ सकता है, फुल्ली रीयूजेबल है ये। एक बार आपने एक रॉकेट बना लिया तो आप उसे कई बार लोगों को स्पेस में लेकर जा सकते हैं और उससे वापस लेकर भी आ सकते हैं। तो दिस इज द न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम। एंड अल्टीमेटली होगा क्या ना कि इट इज अ रॉकेट सिस्टम दैट हैज बीन डिजाइंड टू टेक द पीपल पास्ट द करमान लाइन। आपको करमान लाइन हल्की सी ध्यान रखनी है कि ये जो करमान लाइन है दैट इज द बाउंड्री ऑफ द आउटर स्पेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई कहाँ पर स्पेस शुरू होता है, ये तो बताओ ना। कि अगर हम ये अर्थ की बात करें, ऐसे बना लेते हैं इसको, ये अर्थ की बात करते हैं। अर्थ के अगर आप सरफेस से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो अराउंड 60 माइल्स, 60 माइल्स को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो दैट वुड बी अराउंड 95 किलोमीटर, और एवरेज 95 किलोमीटर एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस 95 किलोमीटर के जो है ऊपर देयर वुड बी ए करमान लाइन, जिसके बाद आपका आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। इसके नीचे नीचे आपका ट्रोपोस्फियर रह गया, इसके नीचे नीचे आपका स्ट्रेटोस्फियर रह गया, आपका मीजोस्फियर रह गया, और जैसे ही आपका ये जो थर्मोस्फियर है पूरी की पूरी लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करमान लाइन है दैट लाइज विद इन दी थर्मोस्फियर ऑफ द अर्थ। तो ये करमान लाइन 95 किलोमीटर पर है, 60 माइल्स पर है। दैट इज अ बाउंड्री बिटवीन दी अर्थ एटमॉस्फेयर एंड दी आउटर स्पेस। तो ये उसके अबव लेकर जाएगा लोगों को, क्योंकि 100 किलोमीटर थी ना इसकी हाइट, कि 100 किलोमीटर तक लेके जाएगा और अल्टीमेटली वापस लेकर आएगा। तो दैट इज दी सिग्निफिकेंस। एंड ये जो आइडिया है बेसिकली यही है कि जो लोग हैं वो भी स्पेस में आसानी से जा सकें, आसानी से वापस आ सकें। कॉस्टली ये होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कम से कम टेक्नोलॉजी तो हो ना हमारे पास। अगर किसी के पास पैसे बहुत हैं, धरती पे मन नहीं लग रहा है, तो एक बार स्पेस का चक्कर मार के आने के लिए प्रोविजंस तो हो, अपने पास टेक्नोलॉजी तो हो। तो ये बना दी है ऑफ दिस न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम दैट इज बिल्ट बाय द ब्लू ओरिजिन कंपनी, फाउंडेड बाय अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी की एक स्पेस एजेंसी है यार, बस इतना ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी और चीजें, कि नासा इज सेंडिंग वाटर बियर्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, टार्डीग्रेड्स, वाटर बियर्स और टार्डीग्रेड्स एंड बेबी स्क्विड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये न्यूज थोड़ी सी अच्छी सी काफी न्यूज है कि जो नासा है ना, ये टार्डीग्रेड्स और जो बेबी स्क्विड है दे आर काइंड ऑफ माइक्रोब्स। जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, आपके वायरस होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स, वैसे ही ये भी हैं। तो नासा पहली बार इन दोनों को स्पेस स्टेशन में भेजेगा और ये देखेगा कि भाई किस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो रिएक्ट करते हैं स्पेस स्टेशन वाली फैसिलिटीज में। ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर, फ्री ग्रेविटी है, तो इसीलिए उस एरिया में जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या वो जीवित रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, वो ह्यूमन की जो हेल्थ है उस पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये सब स्टडी करने के लिए नासा ने इन दोनों को आईएसएस भेजा है। क्योंकि जो माइक्रोब्स है ना, जैसे हम खाना भी खाते हैं तो जो हमारे पेट में कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो ये माइक्रोब्स ही तो हैं। तो अल्टीमेटली जब हम स्पेस में जा रहे हैं तो वो माइक्रोब जो धरती पर अच्छा सा काम करें डाइजेशन में, क्या वो माइक्रोब स्पेस में जाकर भी उसी तरीके से काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये सब पता करना है। इट इज द न्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, जिसमें नासा भेजेगा इन माइक्रोब्स को टू द स्पेस स्टेशन। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप, अगर देखें तो ये फोटोज में है, दीज आर दी वाटर बियर्स एंड दिस इज दी बेबी स्क्विड। बेबी स्क्विड बेसिकली ग्लो इन द डार्क, काफी ज्यादा लाइट रिलीज करता है ये अपनी बॉडी से, तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा। साथ में इसके जो वाइस एंड माइक्रोब्स, ये हमने डिस्कस कर लिया कि माइक्रोब्स को ये क्यों भेज रहे हैं। दे आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग डाइजेशन, डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम्स एंड डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल केमिकल्स। तो वो माइक्रोब्स क्या अपना सारा का सारा काम स्पेस में भी ठीक से करेंगे या नहीं करेंगे, दैट वी हैव टू स्टडी। चलो, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी स्पीशीज को हम भेज रहे हैं और कौन भेज रहा है और क्यों भेज रहा है।
तो हल्का सा ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नासाज मिशन टू वीनस। हमने अभी ईएसए वाला देखा था जिसका नाम था आपका एनविजन। वैसे ही नासा के 2 मिशंस हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, दा विंसी प्लस एंड वेरिताज। दोनों ही मिशन लॉन्च किए जाएंगे बाय नासा। दोनों के ही अलग अलग काम होंगे। देखते हैं कि भाई क्या काम है। अपने को चीज़ें पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय द वीनस, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका सरफेस कंपोजिशन कैसी है, कौन से मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पर एंड एक्सेट्रा, कैसा रोटेशन है, कितना रेवोल्यूशन पीरियड है, कितनी उसकी रेडियस है ना, और किस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है ऑन इट्स एक्सिस। तो ये अपने को पता है। चलो अगर हम देखें कि दा विंची प्लस और जो वेरिताज है वो क्या करेंगे। अगर हम दा विंची प्लस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। नाम से क्लियर है, दा विंची में जो ए है दैट इज ऑफ एटमॉस्फियर। इसका मतलब ये जो मिशन होगा दैट वुड स्पेसिफिकली बी यूज्ड टू स्टडी द एटमॉस्फियर ऑफ द वीनस, कि कैसे उसका एटमॉस्फियर इवॉल्व किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन टू दिस टाइम, डिटरमिन वेदर वीनस हैज एवर हैड एन ओशन, क्या उसके पास ओशन था, क्या वो सारे की सारी चीज़ें इवापोरेट हो गई, वहाँ पर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं और वही गैसेस क्यों प्रेजेंट हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट वुड बी डिटरमिन्ड बाय दिस दा विंची प्लस एंड अल्टीमेटली दे विल रिटर्न द फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ प्लैनेट्स टेसरे ग्लोबल फीचर्स। टेसरे बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी असमतल है, मतलब काफ़ी अनप्लेन्ड एरिया है। कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं। तो काफ़ी बड़े एरियाज हैं जहाँ पर प्लेन एरियाज एग्जिस्ट नहीं करते ऑन द वीनस का सरफेस। तो ये बताएगा, पहली बात तो ये इमेज भेजेगा ऐसे ऐसे जियोलॉजिकल फीचर्स की, और फिर हम उनको कंपेयर करेंगे अर्थ के जगहों से। हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर वोल्केनोज की वजह से ये सब चीज़ें हैं, या फिर ये गड्ढे क्यों हैं, या फिर ये माउंटेन्स क्यों हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हैं या नहीं है। तो ये सारे जो काम होंगे दैट वुड बी डन बाय दिस वेरितास, है ना। बट ये जो इमेजेस हैं ये खींच कौन रहा है, फोटोज विल बी क्लिक्ड बाय दिस दा विंची प्लस। चलो तो ये है एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग कि वीनस पर एटमॉस्फेयर वैसा है तो क्यों है, जैसा नहीं है तो वैसा क्यों नहीं है। एक तो ये, अगर हम वेरितास की बात करें तो वेरितास इज वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रख लो, ये जो टी है वेरिटास का, दिस इज रिलेटेड टू दी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन्स, हिल्स। तो वीनस के सरफेस पर ये जो एलिवेशंस हैं, चाहे वो माउंटेन हैं, चाहे वो काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे, ट्रेंचेस हैं, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी स्टडीड बाय दिस वेरितास। इसका मतलब जो वेरिताज है दैट वुड स्टडी दी प्लैनेट का सरफेस कॉम्पोजिशन, नॉट दी एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेयर कौन करेगा, दा विंची प्लस। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, एंड इट विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेट हाउ इट डेवलप्ड सो डिफरेंटली दैन अर्थ। अर्थ से बिल्कुल बिल्कुल अलग कैसे डेवलप हो गया। अर्थ की सरफेस पर कुछ और चीज़ें हैं, वीनस का सरफेस पर कुछ और चीज़ें हैं, वहाँ पर गैसेस बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो मतलब ये जो हिस्ट्री है जियोलॉजिकल वाली, ये इतनी ज़्यादा अलग क्यों है अर्थ से, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। एंड अगेन इट विल यूज अ फॉर्म ऑफ रेडार टू चार्ट surface elevations and discover whether volcanoes and earthquakes are still happening or not। क्या अभी भी मैग्मा के जैसी कोई चीज़ है वीनस पर भी, जैसा कि अर्थ के पास है, क्या जैसे अर्थ पर वोल्केनोज हैं वहाँ पर भी हैं या नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस वेरितास मिशन ऑफ नासा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। जो अपना ईएसए वाला एनविजन था वो क्या चीज़ था, इट वॉज ऑर्बिटर मिशन ऑल्सो। ये दोनों ही स्टडी कर रहा था, एनविजन तो एटमॉस्फेयर भी स्टडी कर रहा था, सरफेस भी स्टडी कर रहा था,
उसके पास अभी थोड़े से ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि अभी वो रिलीज़ करने की कगार पर नहीं आया है। बस वो दिमाग में है कि भाई रिलीज़ करेंगे इसको, इसीलिए काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कम है। हमें डाविंसी प्लस और वेरिटास के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, क्वेश्चंस इस पर आते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 29th of June, विच इज द बर्थ डेट ऑफ नोटेबल प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनको हम पीसी महालनोबिस के नाम से भी जानते हैं। और हम इनको क्यों जानते हैं? बिकॉज ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। इन्होंने पहली बार किसी भी प्लान को रिलीज करने से पहले ये पता लगाया कि भाई अल्टीमेटली स्टैट्स क्या कहते हैं, डेटा क्या कहता है, तभी तो कोई प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। और जो पीसी महालनोबिस ऑल्सो नोन फॉर द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया, जो 1957 से 1962 तक चला था, जिसमें वी श्योरली फोकस्ड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड कोल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, डैम्स हम लोगों ने बनाए, है ना। तो ये सब जो सारे काम थे, वी टॉक्ड इन दैट सेकेंड 5-year प्लान, जो कि किसका माइंड था? द सेकेंड 5-year प्लान वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पीसी महालनोबिस। तो इन्हीं की बर्थ डेट पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। तो ये जो थीम है स्टैटिस्टिक्स डे की, ये क्या है? इट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 2। तो 2 गोल कौन सा है अपना? एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। SDG 1 था हमारा, जिसमें हम लोग पॉवर्टी को एंड करने की बात करते हैं, और SDG 2 है हमारा, जहां पर हम हंगर को और एग्रीकल्चर के डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाने की बात करते हैं, ताकि फूड सिक्योरिटी कुड बी इंश्योर्ड। तो इसकी थीम यही है कि भाई हम लोग किस तरीके से हंगर को ख़त्म कर पाएँ, एग्रीकल्चर की नई टेक्निक्स को डेवलप कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डेटा नहीं होगा कि भाई कितने लोग गरीब हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तब तक वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द स्कीम्स सक्सेसफुली। तो ये आप थीम भी ध्यान रखेंगे, थीम के साथ साथ किस दिन मनाया जाता है वो भी ध्यान रखेंगे, और किसकी बर्थ डेट पर मनाया जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट हम करेंगे कैबिनेट अप्रूव्ड द डीप ओशन मिशन। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा मिशन जो, अगर हम इस ओशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाकर ये स्टडी करेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ना बहुत कम एरिया ऑफ ओशन को स्टडी कर पाए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे तो सनलाइट ख़त्म हो जा रही है, और साथ में नीचे जाने वाले के लिए कुछ डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी हमें होती है। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए कि भाई क्या ये जो ओशन का फ्लोर है, जो काफ़ी नीचे जाकर है, काफ़ी डेप्थ में है, क्या वहाँ पर जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं हम उनकी माइनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जो बाकी लैंड बची थी वहाँ पर तो हम लोगों ने मिनरल्स की माइनिंग करनी शुरू कर दी, बट दैट इज़ नॉट इनफ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, and that is why we need new avenues of the resources, and one of the avenues is this oceanic crust, deep sea floor। तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड दिस डीप ओशन मिशन, जिसकी जो नोडल मिनिस्ट्री होगी दैट वुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सब कुछ इसकी देखरेख में किया जाएगा, इसकी रेगुलेशन में किया जाएगा। एक तो ये चीज़, साथ में इट वुड प्रपोजेस टू एक्सप्लोर द डीप ओशन मिशन सिमिलर टू द स्पेस। जैसे कि हम लोगों ने इसरो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करी हैं टू द स्पेस एरियाज़। कई सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च करी हैं, कई हमारे और भी आप कह लो कि कोलैबोरेशंस हैं विद डिफरेंट एजेंसीज़। हम लोगों ने डिफरेंट प्लैनेट्स पर, मार्स पर भी हम लोगों ने मिशन भेजा है, मून पर मिशन भेजा है। दैट आर काइंड ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। और वैसे ही जैसे डीप स्पेस को हमने स्टडी किया, वैसे ही हम लोग डीप ओशन को भी स्टडी करेंगे बाय द इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज एंड बाय द इंडिजिनस दिमाग। तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट वुड बी इन द डीप ओशन मिशन। अगर हम देखें इसके क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स एंड द फीचर्स ऑफ दिस मिशन, करेंगे क्या स्कीम में, इस मिशन में।
पहली बात तो विल ट्राई टू हैव द मैन्ड सबमर्सिबल विल बी डेवलप्ड टू कैरी 3 people to the depth of 6,000 meters, मतलब 6 kilometers in the ocean with a suit of scientific sensors and tools। और उसके बाद क्या होगा कि भाई पहले तो ये पता लगाएंगे, ये जो 3 लोग जाएंगे इनटू दिस सबमर्सिबल इक्विपमेंट, नीचे जाके देखेंगे कि भाई ये जो एरिया है, जो ये ओशन वाला एरिया है जो काफ़ी नीचे पहुंच गए हम 6,000 मीटर्स तक, इसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं और क्या हम माइनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट तो यही है हमारा कि हमें चाहिए रिसोर्सेज, बाकी बातें बाद में। तो ये दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। फिर डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। जैसे हमें पता है कि जो अर्थ का क्लाइमेट है दैट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ दीज ओशंस। एल नीनो भी आता है इंडिया में, लानीना भी आता है मॉनसून के टाइम पे, तो वो क्या होता है, दैट इज ऑल्सो द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक ओशन। तो जब किसी ओशन का इतना ज़्यादा प्रभाव है हमारे ऊपर, तो क्यों ना हम लोग क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए भी कुछ ना कुछ इस मिशन में चीज़ें लॉन्च करें, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को होने से बचा सकें, ग्लोबल वार्मिंग को होने से बचा सकें। तो दैट इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट। फिर है आपका कि भाई जो नीचे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी मिलती है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, किस तरीके के हैं, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, ये सब पता लगाएंगे हम थ्रू दिस डीप ओशन मिशन। फिर है जैसे आपका कि दैट वुड ट्राई टू एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हाइड्रोथर्मल मिनरल्स। जैसे होता क्या है ना, जैसे ये ओशन क्रस्ट है आपकी, दिस इज द ओशन क्रस्ट, नीचे इसके क्या है, दैट इज द मैग्मा। तो कई सारी ओशन क्रस्ट में जगहें ऐसी हैं जहां पर मैग्मा कॉन्स्टेंटली इरप्ट होता रहता है, यहां से इरप्ट होता रहता है अल्टीमेटली। दीज आर कॉल्ड द हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां से काफी ज्यादा मात्रा में मैग्मा की प्रेजेंस की वजह से यहाँ का पानी बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में किस तरीके से हम लोग मिनरल्स लेकर आ सकते हैं, बिकॉज मैग्मा अल्टीमेटली ऊपर आके क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई तो हो रहा है, और कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स तो आपके मैग्मा में भी हैं, जैसे मैग्नीज है, सिलिका है, एंड अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो कितने तरीके के हाइड्रोथर्मल वेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है ओशन की क्रस्ट के नीचे, और उनमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, और क्या हम उन मिनरल्स को धरती पर लेकर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये पता लगाएंगे। साथ में देयर वुड बी कंपोनेंट टू हैव दी सम इनसाइट्स अबाउट दिस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटेक। जैसे हम जब बात करते हैं कि वी आर हैविंग द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें हम लोग सोलर की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, न्यूक्लियर की बात करते हैं, और एक है हमारा ओटेक। बेसिकली ओशन का जो पानी है वो ऊपर हल्का सा गर्म है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे पानी ठंडा होता चला जाएगा। तो इन दोनों पानी के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हम एक तरीके की एनर्जी क्रिएट करवा सकते हैं टू हैव द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। सिंपल, जो आपका गर्म पानी है ओशन की ऊपर वाली लेयर पे, नीचे ठंडा पानी है, इन दोनों के बीच जो एक पोटेंशियल डिफरेंस है टेम्परेचर अलग होने की वजह से, उसको यूज करके वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल फिनोमेना यही ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसको भी हम कैसे जनरेट कर पाएँ, इसको हम आगे कैसे बढ़ा पाएँ, ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस मिशन के तहत। और अल्टीमेटली क्या है, फाइनल कंपोनेंट इज एम्ड एट ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। जैसे हमारे पास एक्सपर्ट्स धरती के लिए हैं, वैसे ही एक्सपर्ट्स हमें डीप ओशन के लिए ही बनाने हैं, ताकि अगर हम जाने से पहले किसी की राय तो ले सकें कि भाई कितना नीचे जा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या वहाँ पर कॉम्पोजिशंस होने वाली हैं पानी की, टेम्परेचर कैसा होने वाला है, प्रेशर कैसा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए वी वुड हैव सम मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये कंपोनेंट्स आपके डीप ओशन मिशन के। तो हम क्यों जा रहे हैं, कंपोनेंट से पता लग गया, कौन भेज रहा है ये पता लग गया, न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड दिस मिशन। तो अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट होगा ये, बट जैसे इम्प्लीमेंट होगा वैसे कुछ चीज़ें और न्यूज़ में रहेंगी, तो वो भी आपने साथ में ही लिख लेनी है नोट्स के। चलो नेक्स्ट हम करेंगे
अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ अटैच थी कि भाई जब हमने ये बात करी ना कि मिनरल्स की बात करी, तो देयर आर समथिंग कि इंडिया को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ये अच्छी चीज़ मानी गई है इंडिया के लिए बेसिकली ये, क्योंकि द प्लान विल इनेबल इंडिया टू डेवलप कैपेबिलिटीज टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, CIOB। जैसे हम बात करते हैं ना कि जो लैंड की बाउंड्रीज हैं दे आर तो डिफाइंड बाय द कंट्रीज, लेकिन जो वाटर में कितना एरिया किसका है दैट इज डिसाइडेड अंडर दिस UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी 1982। तो ये जो UN क्लॉज है इसके अंदर एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि डिफरेंट कंट्रीज को किसी भी ओशन के अंदर उसका जो डीप ओशन में माइनिंग करने का जो अधिकार है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो ओशन है वो किसी कंट्री का तो है नहीं, तो इसीलिए किस ओशन के किस पार्ट पर किस कंट्री का हक है दैट इज डिसाइडेड बाय दिस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी ने इंडिया को सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि जो CIOB है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में देयर आर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर प्रेजेंट, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नोड्यूल्स जो कोबाल्ट के, आयरन के, सिल्वर के, गोल्ड के, डायमंड्स के, ये सब तरीके के जो नोड्यूल्स हैं, मैंगनीज के, निकल के, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं एंड विच कैन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन पीपल। जैसे इसमें एक चीज़ बोली गई है कि भाई यहाँ पर ना इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स हैं जैसे आयरन, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, कि भाई अगर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिए और इनका पूरे भी एक्सट्रैक्ट नहीं करें, अगर इनका सिर्फ 10% ही हम लोग धरती पर लेकर आ पाए, तो अल्टीमेटली इंडिया का नेक्स्ट 100 ईयर्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं दे वुड गेट फुलफिल्ड। इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ नोड्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिनरल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। So that is a kind of good significant of India, significantly important for India। एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे CIOB वाला एंड इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी विच इज अंडर दिस UN क्लॉज कन्वेंशन। चलो, तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे चाइनीज आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बात तो ये आर्टिफिशियल सन है क्या? आर्टिफिशियल सन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज द ईस्ट, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ये ईस्ट नाम से ध्यान रखेंगे, ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। इसको सन क्यों बोला गया है? बिकॉज सन में भी हमें क्या पता है कि देयर इज अ सन, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज गोइंग ऑन विद इन द सन, कि दो कंपोनेंट्स हैं, दो एटम्स हैं, आपस में मिलकर एक नया एटम बना रहे हैं, दैट इज द हीलियम। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इस फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ऑलरेडी, कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा देन ओनली द टू एटम्स विल फ्यूज विद इटसेल्फ विद ईच अदर। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका ये पानी है और पानी में आपने चीनी मिला दी, तो ये आपस में फ्यूज कैसे होंगे, एक कैसे बन जाएगी ये चीज़? व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, है ना, या फिर आप उसको स्टर कर लो, वो बात अलग है, लेकिन अगर स्टर ना करना हो तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू फ्यूज द टू थिंग्स। इसीलिए अगर हम दो एटम्स को फ्यूज करने की बात कर रहे हैं तो वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जब ये फ्यूज होते हैं आपस में देन अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो गेटिंग रिलीज्ड। तो इसी वजह से जब फ्यूजन रिएक्शन होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो टेम्परेचर है वो चाहिए होता है पहले भी, और साथ में जनरेट भी होता है व्हेन द टू एटम्स गॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर। क्लियर है? तो इसीलिए न्यूज़ में भी ये था कि भाई रिसेंटली ना ये जो चाइना का ईस्ट एक्सपेरिमेंट है इसने अराउंड 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है दैट हैज़ बीन अचीव्ड फॉर 101 सेकेंड्स। अराउंड 1.5 मिनट के अराउंड इसने इतना टेम्परेचर मेंटेन किया।
जहां पर वेयर इट अचीव्ड अ प्लाज्मा टेम्परेचर। प्लाज्मा क्या है? बेसिकली अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे सॉलिड है आपका, फिर लिक्विड है, फिर गैसेज है। दीज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद कौन आता है आपका? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ना तो वो गैस है, बट एक ऐसा एरिया है जहां पर गैसेस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर झेल रही हैं, तो उनका जो गैस का फीचर है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया एंड दे बिकेम अ न्यू काइंड ऑफ मैटर। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड प्लाज्मा। अभी रिसेंटली जो है 5th स्टेट ऑफ मैटर भी हम लोगों ने देखी थी, दैट इज कॉल्ड द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जहां पर एक एटम सुपर एटम की तरह काम करता है। ये अभी न्यूज में नहीं था इसलिए मैं करवा नहीं रही इसको, जो चीज न्यूज में थी वो देख लेते हैं एक बार। बाकी ये सब चीजें इज दी पार्ट ऑफ योर साइंस एंड टेक, ये आपने वहां पर भी किया होगा, तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट करंट अफेयर की तरफ आते हैं कि इसने बेसिकली प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है दैट इज अचीव्ड 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और अगर हम सन की बात करें, सन की जो लेयर्स हैं, है ना, हम बार बार सन की बात करते हैं जब, तो ये जो सन है इसकी लेयर्स हैं, ये इसका कोर है, ये इसका क्रोमोस्फियर है, दिस इज द फोटोस्फियर, दिस इज द क्रोमोस्फियर एंड दिस इज द कोरोना। ये लेयर्स हैं बेसिकली सन की। सन की जो कोर है वहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ऑफ द सन, एंड एज वी आर मूविंग फ्रॉम कोर टू कोरोना द टेम्परेचर डिक्रीजेज जनरली। बीच में एक ट्विस्ट है, वो साइंस एंड टेक में करना आप, बट नॉर्मली क्या होता है, द सन की कोर हैज मैक्सिमम टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज जस्ट दी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन होता है सिर्फ वहां पर, और हमने कितना अचीव कर लिया? 120 मिलियन। दैट इज मोर देन 7 टाइम्स द टेम्परेचर ऑन द सन का कोर। दैट इज अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर चाइना। एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे। साथ में देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन जब हो रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। उस एनर्जी को वी कैन यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली क्या होता है, अभी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जब यूज करते हैं तो वी यूज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में क्या होता है, 1 एटम गेट सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट एटम्स, और फ्यूजन में क्या होता है, the 2 atoms get fused into 1 atom। यहां पर ये हाइड्रोजन है, दिस इज द हीलियम। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ना, ये इससे अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो भी ज्यादा अमाउंट में जनरेट होगी एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। तो अगर हम फ्यूजन रिएक्शन को कर पाए अचीव काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, तो अल्टीमेटली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से पूरी हो जाएंगी ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इसीलिए इट इज़ अ काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द कंट्रीज क्वेस्ट टू अनलॉक क्लीन एंड लिमिटलेस एनर्जी। जितना मर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर लो, जितना मर्जी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज़ की। तो मैक्सिमम पीपल की जो सेटिस्फैक्शन है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट कैन बी फुलफिल्ड विद मिनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स। नॉर्मली क्या होता है, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है विच इज़ काइंड ऑफ हार्मफुल टू दी हेल्थ। बट जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट नहीं होता, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लीन एनर्जी का सोर्स। एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे। साथ में अगर हम देखें कि ईस्ट क्या है बेसिकली, तो ये जो ईस्ट है आर्टिफिशियल सन का आपका एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस। वी हैव डिस्कस्ड दिस। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी। ये ITER हम लोगों ने पहले कुछ मंथ्स के करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की टोटली बात करी, जो हमने आज बात करी। तो ये जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ दैट, जो ईस्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं,
इंडिया भी है उसमें, साउथ कोरिया भी है, जापान, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो फंडिंग है, फंडिंग बेसिकली इट हैज़ बीन थ्रू दिस कंट्रीज। चाइना भी पार्ट है, उसी का एक ये ITER का ही ईस्ट पार्ट जो है इट इज़ डेवलप्ड बाय चाइना। और जो ITER है दैट विल बिकम द वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर व्हेन इट बिकम्स ऑपरेशनल इन 2035। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है ये। 2035 तक हम लोग सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करवा सके ताकि जो एनर्जी की नीड्स हैं वो पूरी की जा सके। चलो, तो ये तो हो गया आपका ईस्ट के बारे में। साथ में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसमें हमने ये डिस्कस किया ना कि कैसे दो एटम्स आपस में फ्यूज होके एक एटम बना लेते हैं। तो ये जो ईस्ट वाला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर हमने बात की हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हीलियम। एक जो हाइड्रोजन का एटम है दैट इज ड्यूटीरियम। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। तो उसमें से ड्यूटीरियम और ट्रीटियम को हम लोग फ्यूज करवा रहे हैं एंड अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हीलियम न्यूक्लियस, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी जनरेट होगा। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जब इस टेम्परेचर, इस एटम्स को हम लोग फ्यूज़ करने के लिए काफ़ी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली ये फ्यूज़ होगा और उसके फ्यूजन होने की वजह से अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। तो हल्का सा ही ने जो एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्यों है, तो फ्यूजन क्यों ज़्यादा डिज़ायरेबल है एज़ कम्पेयर टू फिजन। रेडियो एक्टिव वेस्ट कम होने की वजह से, उसकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने की वजह से दैट इज़ डिज़ायरेबल दैन फिजन रिएक्शन। तो हल्का सा ओवरव्यू है ताकि आपको ये ईस्ट एक्सपेरिमेंट समझ आ सके, आर्टिफिशियल सन वाला एक्सपेरिमेंट समझ आ सके, और जो ITER है ये बेसिकली करना क्या चाहता है एक्चुअली ये सब चीज़ों की वजह से। और साथ में न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इट हैज़ काइंड ऑफ achieved the temperature of 120 million degrees Celsius, more than 7 times the temperature on the core of the sun। तो हल्का सा इसके समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है साइंस वाले वो मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट होगा तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क, ये तो मैं हर वीडियो के बाद में कहती ही हूँ, बट फिर भी अगर डाउट रहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलो नेक्स्ट हम कर रहे हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। ये रिसेंटली सरकार के द्वारा घोषित की गई, डिक्लेयर की गई एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, या फिर आप इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोल सकते हो। और ये किसने 2021 और 22 का जब बजट आया था तब उसके अंदर ये डिक्लेयर की गई थी दैट वी विल ट्राई टू एस्टैब्लिश दिस कंपनी। और ये कंपनी करती क्या है, ARC वो कंपनीज हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, इसने बैंक से लोन लिया, लेकिन इसने जिस काम के लिए लोन लिया था वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बिजनेस फेल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसने जो लोन लिया था वो वापस नहीं किया बैंक को, तो दैट लोन इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी ऑन दी बैंक, इसको तो घाटा हो गया। अब इस बैंक को दोबारा से अगर स्टेबलाइज रहना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोगों को आपने लोन दिया उन्होंने वापस नहीं किया, तो आपकी जो बैंक की क्रेडिबिलिटी है वो तो ख़त्म हो गई, लोगों को पैसा कहाँ से दोगे आप। तो अल्टीमेटली ये बैंक दोबारा से अपना काम ठीक तरीके से कर पाए, ये जो बैड लोन्स हैं, जो NPAs हैं, जो लोगों ने वापस नहीं किए टू द बैंक, दे आर अक्वायर्ड बाय दीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। वो लोन इन लोगों ने खरीद लिया ARC वालों ने, एंड अल्टीमेटली जो लोन है उसकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट अब स्टेबलाइज है, क्योंकि इन लोगों ने इनको पैसे दे दिए ना उस लोन के जो इस पर्सन ने नहीं दिए थे। तो ऐसी ही ये कंपनी है विच इज़ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हल्का सा चेंज इसमें ये है कि भाई इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी है, इसीलिए सभी तरीके के बैड लोन्स को खरीदने के लिए जो पैसे हैं दैट शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। अभी इसकी ना पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी आई नहीं है कि भाई किस तरीके से ये काम करेगी, बट इट इज़ बीइंग अज्यूम्ड दैट पब्लिक जो ये गवर्नमेंट है दैट वुड प्रोवाइड मनी टू दीज
ARC to this NARCL to acquire the bad loans from different banks. क्लियर है? थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में. इस बजट में ही आया था, the plan has to create a bad bank. They are also called the bad bank. ARC are also called the bad bank to house bad loans of 500 crore and above. मतलब जो भी लोन 500 करोड़ से ज़्यादा या मतलब उतने का ही है उसको खरीदने के लिए ज़्यादातर ये काम करेगा, ना कि 1-2 लाख के पीछे चक्कर में पड़ा रहेगा. एक तो ये लिमिट ध्यान रखेंगे 500 करोड़ एंड अबव. एंड दिस एंटिटी वाज बीइंग क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. दोनों की कोलैबोरेशन है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बैंक्स की नहीं है, तो हल्का सा ये इंपॉर्टेंट है. साथ में इट इज द प्रपोज्ड बैड बैंक will have a public sector character since the idea is mooted by the government. तो एक public sector की कंपनी है. And ultimately the government backed ARC will have deep pockets to buy out big accounts and thus free up banks from carrying these accounts on their books. वही जो हमने टोटली डिस्कस किया है कि भाई सरकार पैसा अगर देगी इस ARC को, NARCL को, तो अल्टीमेटली वो दूसरे बैंक्स से वो लोन खरीद लेगी. तो सरकार बार पैसा देती जा रही है, बाकी जो बैंक्स हैं उनके लोन्स भी साफ होते चले जा रहे हैं. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेट इनिशिएटिव. बट देखना ये है कि भी सरकार कितने ज़्यादा अमाउंट के पैसे इस NARCL को देती है. बिकॉज पब्लिक जो सरकार है उसके पास पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक का ही तो पैसा है, टैक्सेस का तो पैसा है. तो हम लोग अपना पैसा किसी और का लोन चुकाने में क्यों दें? दैट इज़ द क्वेश्चन. तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करती है सरकार, वो देखने वाली बात है. जैसे जैसे न्यूज़ में चीज़ें आगे आती जाएंगी वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी. बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो NARCL है वो क्या चीज़ है, कैसे वो काम करती है और क्या उसका बेसिकली सिग्निफिकेंस या फंक्शंस हैं. चलो नेक्स्ट हम करेंगे एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस मीटिंग. अभी रिसेंटली ही एशियन के डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस उसके 8 डायलॉग पार्टनर्स के बीच एक मीटिंग हुई है जिसमें लोगों ने इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के बारे में बात करी है कि भाई चाइना की हेजेमनी को रोकना है इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को क्रिएट करना है. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई. अपने लिए काम की चीज़ है कि भाई कौन सी ये मीटिंग थी. 15th मीटिंग है ये ADMM प्लस की, जहाँ पर इसमें क्या है आपका एशियान के जो 10 कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं और साथ में 8 डायलॉग पार्टनर्स, जिसमें से आपके अगर हम नॉर्मली नेबर्स की तरीके से बात करें तो इंडिया के साथ चाइना, चाइना के साथ जापान, जापान के साथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया एंड रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, USA एंड न्यूजीलैंड. ये सब जो हैं दे आर ऑल्सो दी 8 डायलॉग पार्टनर्स अंडर दिस ADMM प्लस. हमें याद रखना है कि भाई इसमें एशियान की 10 कंट्रीज के अलावा और कौन से 8 मेंबर्स हैं, क्योंकि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये. इंडिया अगर पार्ट नहीं होता ना तो मीटिंग चाहे कोई पहली क्यों ना ही होती, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता. बट क्योंकि इंडिया पार्ट है और ख़ास करके इंडियन ओशन की हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये जो मीटिंग है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये ध्यान रखेंगे. चलो नेक्स्ट आपका सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNSC. जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो ग्यूटेरेस, ही इज अगेन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNSC. अगेन 5-year टर्म के लिए 2022 से लेकर 2026 तक. तो इनको बेसिकली अभी एंडोर्स किया गया है. अभी रिसेंटली जो आगे न्यूज़ आएंगी क्या वो एंडोर्समेंट फाइनल की गई है कि नहीं की गई है, दैट इज़ टू बी सीन. तो परमानेंट जब हो जाएंगे तभी याद करना, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि भाई ही विल बी अगेन दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNSC. चलो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम इज दी एंटोनियो ग्यूटेरेस. चलो नेक्स्ट हम करेंगे सिप्री रिपोर्ट. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जो हर साल ये बताती है कि कितनी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसके बड़े हैं न्यूक्लियर वेपन्स, किसके कम हुए हैं, किसने ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं, किसने ज़्यादा सप्लाई किए हैं, ये सब चीज़ें ये बताता है.
तो अभी इसने क्या बोला कि भाई जो इंडिया है, इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैव इंक्रीज्ड। जो पहले 156 थे, नहीं, जो पहले 150 थे, अब कितने हो गए हैं? 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो गए हैं। और पाकिस्तान के बड़े हैं, पाकिस्तान के पास पहले 160 थे एंड नाउ इट हैज़ 165। तो दोनों के ही बड़े हैं। और अगर ग्लोबली की बात करें, सभी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन सभी के न्यूक्लियर वेपन्स में ग्रोथ देखने को मिली है, पॉजिटिव ग्रोथ वो भी। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली द न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। एंड इसमें हमें ध्यान रखना है कि भाई देर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से आपके P5 तो हैं ही हैं, UNSC वाले, USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड एक और रह गया, कौन सा था? चाइना। तो ये 5 तो हैं ही हैं, साथ में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और 2 रह गए आपके इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। किसी और के पास हो वो पता नहीं अभी, चाहे हम जिसमें हम ईरान की बात कर सकते हैं हम लोग, कोई और जो इजराइल के पास तो चलो है, उसने डिक्लेयर कर ही दिया। ईरान का हल्का सा डामाडोल रहता है कि भाई इसके पास है या नहीं है, पता ही नहीं चलने देता ये। तो इसीलिए इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट हैव द डेटा। तो ये ध्यान रखेंगे साथ में। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का, 90% जो न्यूक्लियर टोटल वेपन है दे आर विद द रशिया एंड US, और जो बाकी जस्ट 10% है वो बाकी 7 कंट्रीज के पास है। इसका मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर हेजेमनी ग्रोइंग विद द USA एंड रशिया। दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बने हैं, किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा हथियारों का इंपोर्ट किया है, जिसमें है सबसे पहले आपका सऊदी अरेबिया, सेकंड पे आता है इंडिया। इंडिया इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है या सेकंड है। थर्ड पे है आपका इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। दीज आर द 5 बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ द आर्म्स। और अगर सप्लायर की बात करें, किसने इनको सप्लाई की है चीज़ों का, तो दैट इज द USA इज द बिगेस्ट सप्लायर, उसके बाद रशिया, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। तो ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास खुद के पास भी बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं, और इन लोगों ने बाकी और कंट्रीज को भी सप्लाई किया है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन है, लार्जेस्ट आर्म सप्लायर कौन है, इंडिया के केस में कितने वेपन्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, ग्लोबली कितने वेपन्स इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, दैट शुड बी रिमेन इन माइंड। तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट हम करेंगे चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव थर्ड चाइल्ड। नॉर्मली जो चाइना थी उसमें पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी चलती थी, बट 2016 में इन लोगों ने 2 चाइल्ड पॉलिसी अलाउ कर दी थी। बट रिसेंटली इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी की जगह पर 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी अलाउ कर दिया है, क्योंकि इन लोगों ने ये देखा है कि जो चाइना का ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली जा रहा है। तो ऐसे चलता रहा तो अल्टीमेटली चाइना की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और उसके पास वर्किंग पॉपुलेशन जो है, काम करने वाले जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे, और वो तो चीज़ें अफोर्ड कर ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी अलाउ कर दिया है। तो हल्का सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अलाउ कर दिया गया है। उसके पीछे के जो बेसिक रीजंस हैं ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका द टॉपिक 47th G7 मीट। G7 कंट्रीज की 47th मीट हुई है रिसेंटली अभी। अपने काम की चीज़ है कि G7 कंट्रीज हैं कौन सी। G7 वो कंट्रीज हैं विच आर मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन अक्कर करती है, और ये बहुत ज़्यादा अमीर कंट्रीज हैं। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे आपका एक तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा भी है और USA भी है, इट इज़ दी पार्ट ऑफ G7। साथ में रशिया तो होगा ही होगा, रशिया पहले था अभी नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। और कंट्रीज हैं आपकी UK,
फिर आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। देर आर 4 कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूके, दे आर फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। 2 हैं आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से और सिर्फ 1 है आपका एशियन कॉन्टिनेंट से। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कोई नहीं है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है विच इज द पार्ट ऑफ G7। तो हल्का सा ये वर्ल्ड में इनइक्वालिटी को दर्शाता है कि यूरोप इज मोर एडवांस्ड देन द अदर कॉन्टिनेंट्स। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया बिकेम द मेंबर ऑफ G7 प्लस रशिया इन 2000 नहीं एज अ G8 कंट्रीज। और ये कब बना था G7 का पार्ट? द रशिया वॉज 1975 में, एक मिनट, जो G7 था वो 1975 में बना था। उसमें हम लोगों ने रशिया को इंक्लूड किया था आई थिंक 1998 में। बट इस ईयर को एक बार हल्का सा चेक करना कि क्या 1998 में ही रशिया बिकेम द पार्ट ऑफ G7 और नॉट। मेरे को 1998 याद आ रहा है इसीलिए मैंने लिखा है ये, बट फिर भी चेक करना है इसको। तो जब ये आपका नॉर्मली रशिया इंक्लूड हो गया तो इसको हमने G8 बोल दिया। बट रिसेंटली अभी 2014 में अगेन हम लोगों ने रशिया को निकाल दिया है इससे, अगेन वो G7 बन चुका है बिकॉज रशिया ने कुछ इलीगल ऑक्यूपेशन ले लिया था ऑफ दिस क्रीमियन पेनिनसुला इन द यूक्रेन, है ना। ये अभी आप एटलस में मार्क करेंगे, द क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमिया जगह का नाम है यूक्रेन में। ये किस सी को टच करता है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, दैट इज द होमवर्क फॉर यू। एटलस खोल कर देखोगे ना कम से कम, जब ये होमवर्क करने लगोगे तो मकसद एटलस खुलवाना है आपके लिए अभी। तो एक तो G7 कंट्रीज है, 47th हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे, कंट्रीज के नाम ध्यान रखेंगे, इसकी हल्की सी कब बनी थी, क्या इसका एवोल्यूशन हुआ है, ये हल्का सा थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। दिस हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, किसकी ग्रेडिंग? द ग्रेडिंग ऑफ द स्कूल्स, कि भाई किस स्कूल में, किस स्टेट के स्कूल्स में ज़्यादातर अमाउंट और ज़्यादातर जो एजुकेशन है दैट इज क्वालिटेटिव और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल है। तो दैट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि टू ग्रेड ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑन देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस 70 इंडिकेटर्स ऑन स्कूल एजुकेशन। अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो ये 2 कैटेगरीज में इंडिकेटर्स हैं, वन इज द लर्निंग आउटकम्स एंड वन इज द गवर्नेंस आउटकम। जिसमें क्वालिटी की आप बात करेंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, इक्विटी की बात करेंगे कि भाई डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल को एजुकेशन अवेलेबल है या नहीं है ना। तो ये सारे जो हैं दीज आर दी 4 पैरामीटर्स ऑफ द लर्निंग आउटकम्स प्लस 1 इज द गवर्नेंस आउटकम्स। ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर किसी भी स्टेट या यूटी को ग्रेड किया जाता है ऑफ इट्स स्कूल एजुकेशन। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी फाइंडिंग्स की बात करें, फाइंडिंग्स हल्का सा ध्यान रखेंगे कि जो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या फिर केरला, दे आर ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट ग्रेड A++ इन दिस रिसेंट ईयर। और जो सबसे बेकार स्टेट्स हैं दे आर द बिहार एंड मेघालय, दे हैव स्कोर्ड द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। तो थोड़े बहुत जो अच्छे स्टेट्स हैं वो ध्यान रख लेना, जो बुरे स्टेट्स हैं वो ध्यान रख लेना, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि विच इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट, मोस्ट बेकार स्टेट, तो ये आपको पता हो। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कितनी कैटेगरीज में पैरामीटर्स हैं एंड अल्टीमेटली क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड द रेफरेंस ईयर इज 2017 एंड 18 कि इस साल के मुकाबले क्या आपके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर कुछ डाउनफॉल आया है। तो दिस बेस ईयर शुड बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट है आपका जनवरी 30 नाउ वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिसीजन लिया है कि हम लोग 30 जनवरी को अब वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाएंगे। ये वो डिजीज हैं, दे आर मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज। और ट्रॉपिकल एरियाज कौन से हैं? मेनली कंपोज्ड ऑफ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज।
तो जैसे आपका HIV एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, मतलब ऐसी डिजीजेस जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया नहीं जाता है बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो ऐसी डिजीज को प्रमोट करने के लिए, उनकी प्रिवेंशन के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए द January 13 हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज दिस वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। क्लियर है? तो ये डिजीज कौन सी होती हैं, क्या इनका महत्व है, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, ये आपको हल्का सा याद रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट है आपका मॉडर्ना वैक्सीन। मॉडर्ना वैक्सीन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ mRNA वैक्सीन। अभी रिसेंटली इंडिया ने इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया था। उससे पहले इंडिया ने सिर्फ कोवैक्सीन को, एक आपकी कोविशील्ड को और एक आपकी रशिया वाली स्पुतनिक को, ये तीनों को ही अग्री किया था कि दैट कैन बी यूज्ड एज इन दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। और रिसेंटली अभी फोर्थ भी ऐड हो गई है, मॉडर्ना वैक्सीन, विच इज़ डेवलप्ड बाय USA। तो इस USA वाली जो एक आपकी वैक्सीन है, इसको दोबारा से रिलीज करने के लिए परमिशन दे दी गई है बाय दिस ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। चलो अगर हम बात करें कि भाई ये क्या है, इट इज़ mRNA वैक्सीन। हमें पता है कि हमारे पूरी बॉडी में ना, जैसे हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स में हम किसी एग्जांपल ले लेते हैं, केराटिन की बात कर लेते हैं। केराटिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन योर हेयर। आपके बालों में केराटिन अगर होता है तो काफ़ी बाल अच्छे होते हैं। जैसे करवाती हैं लड़कियां केराटिन ट्रीटमेंट, तो वो प्रोटीन की अमाउंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये जो प्रोटीन है जो आपके बालों की सेहत को बढ़िया रखेगा, ये कैसे बनता है? जैसे हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है दैट इज़ द DNA। और DNA में भी अगर ये डिफरेंट एक कोड है, दिस कोड इज कॉल्ड द जीन। इस जीन में जो भी इंफॉर्मेशन डिसाइडेड है उससे क्या बनेगा आपका, एक बनेगा RNA विच इज कॉल्ड द मैसेंजर RNA। DNA से RNA बनेगा और ये मैसेंजर RNA कहाँ जाएगा, ये राइबोसोम में जाएगा, जो कहेगा कि भाई मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और तुम लोग इसी इंफॉर्मेशन का प्रोटीन बना दो। तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है आपकी बॉडी में, प्रोटीन बन जाता है। तो DNA टू mRNA, mRNA के पास इंफॉर्मेशन है विच विल बी स्टोर्ड इन दी राइबोसोम ऑफ सेल और वहां पर आपका प्रोटीन बनेगा। तो अल्टीमेटली ये mRNA वैक्सीन क्या है? mRNA वैक्सीन हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट की जाएगी तो इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई स्पाइक प्रोटीन बना दो, जो कि कोरोना का बेसिकली प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन को जब हमारी बॉडी बनाएगी तो अल्टीमेटली पता लगेगा हमें कि भाई ये तो एक खराब चीज़ है, दिस इज एन एंटीजन। तो उसके लिए हमारी बॉडी में खुद से ही एंटीबॉडी जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारी बॉडी में क्या होगा, वी विल डेवलप द एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना। और अगर फ्यूचर में कभी वो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में गया तो हमारी बॉडी का पहले से इन्फॉर्मेशन है कि भी ऐसी चीज़ भी कोई एग्जिस्ट करती है दुनिया में और इसके लिए मुझे ये वाली एंटीबॉडीज बनानी है ना। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज दी mRNA वैक्सीन का कमाल। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई बेसिकली इस वैक्सीन के थ्रू हम लोग हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज बना सके। तो दिस इज दी मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में हल्का सा ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। रिसेंटली कई सारी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया है। तो पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 पर कौन है, इंडिया में टॉप पर कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है दैट इज द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ये है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ये है। सेकंड पे आती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड थर्ड पर है आपकी द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये दोनों ही थर्ड स्पॉट को इक्वली शेयर करती हैं। तो ये रैंकिंग हल्की सी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ना पेपर में ना पूछ लेते हैं कभी कभी, किस्मत जब कतई खराब होती है ना तो ऐसे से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो किस्मत खराब की भी अपने पास तैयारी पहले से ही हो तो हमें ये 3 वर्ल्ड की ध्यान रखनी है और साथ में हमें थोड़ा सा इंडिया के ध्यान रखने हैं।
अगर मैं इंडिया वाली ध्यान रखूं तो मुझे सिर्फ 3 ध्यान रखनी है। पहला है आपका 177 नंबर पर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे 177 पर है। 185 पर आपका IIT दिल्ली है एंड 186 पर है आपका IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये बस 3 ध्यान रखनी है। और बस एक हल्का सा फैक्ट ये ध्यान रखना है कि पूरे टॉप 200 ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत कम नंबर है ये, जहां पर हम लोग इंडिया को एज एन एजुकेशनल हब बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है एजुकेशन के सेक्टर में, खास करके हायर एजुकेशन के सेक्टर में। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को रैंक कर रहे हैं ना, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन। तो ये कौन रिपोर्ट रिलीज करता है, वर्ल्ड में कौन 3 पर है, इंडिया में कौन टॉप 3 पर है, तो ये हमें बस ध्यान रखने हैं ताकि पेपर में कहीं चीज़ दिखाई दे तो हम उस पर टिक कर सकें। चलो, तो यहाँ पर हमारा जो जून पार्ट 2 है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी कि भाई हम किस तरीके से कंसेप्ट्स के साथ में करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। बट स्टिल अगर कोई डाउट है आपको तो यू आर फ्री टू आस्क। ये हर वीडियो में मैं लास्ट में बोल रही हूँ, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में कोई भी। पेपर में जाने से पहले सब डाउट्स क्लियर होने चाहिए आपके। और अगर आप चाहते हैं तो डाउट सेशंस हमारे हर हफ्ते लगते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट इज़ अप टू यू, बट यू शुड ऑल्सो मतलब गिव सम एफर्ट्स ऑन योर साइड कि भाई कुछ और ज़्यादा आप रिसर्च करो, चीज़ों को और ज़्यादा तरीके से पढ़ो, और बाकी जो कुछ क्रक्स है, जो ओवरव्यू है चीज़ों का, तो वो हम डिस्कस करते ही हैं। ठीक है, तो फिर क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।